वो टिपिंग पॉइंट क्या था जब नीतीश कुमार और मनीष वर्मा एक साथ बैठे और ये तय हुआ कि मनीष बाबू आप क्या करोगे आईएएस की नौकरी, ठीक है तुमने बहुत पढ़ाई की, आईआईटी निकाला, आईएएस निकाला, अब वीआरएस ले लो। ये तो मुख्यमंत्री जी की कृपा है। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के आंख नाक कान एकदम बिल्कुल जिगर के टुकड़े हो गए। पॉलिटिक्स ऐसा चीज ही है, कुछ तो बड़ा मिलेगा ही, सब छोड़ छाड़ के आए। नहीं, ये गलत टाइप की अफवाह है। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। सब कुछ तो दिया नीतीश बाबू ने उनको, फिर क्यों खफा खफा और रफा दफा से हो गए आरसीपी सिंह? नहीं, ये संयोग की बात है कि एक सुबह सो के उठेंगे तो आज जेडीयू आरजेडी के साथ है, अगली सुबह उठेंगे तो आज जेडीयू बीजेपी के साथ है, फिर आरजेडी के साथ है, फिर बीजेपी के साथ है। मीम बनते हैं सर, अब हम आ गए हैं कहीं नहीं जाएंगे। और सामने से जो भी अपोजिशन बेंच में कहता है आप श्योर हो, आप गारंटी देके कह सकते हो नहीं जाएंगे। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। ऐसा संशय लगता है कभी कि अभी तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ बोल देंगे, फिर तेजस्वी यादव के साथ हमारा फिर से गठजोड़ ना हो जाए बिहार के हितों की चिंता करते हुए। क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, कैसे नेता हैं? तेजस्वी जी हैं, लालू जी के पुत्र हैं और उनको विरासत में काफी कुछ मिला है। चिराग पासवान कहते हैं कि उनको और उनके पिता रामविलास पासवान जी को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। चिराग का कहना है मैं अपने पिता की बेइज्जती होते देख रहा था, मुझे तो बदला लेना था। अब चिराग जी को कुछ भी लग सकता है। आपके एक पार्टी के पुराने मित्र से हमारी बात हो रही थी जी। पुराने इसलिए कहे से कि अब वो अपनी पार्टी शुरू कर रहे हैं, प्रशांत किशोर नाम है। अपनी मजलिसों में सभाओं में साफ तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी का कानून बनाया, सब गरीब गुरबा को जेल में भर दिया। देखिए, ये उनका मानना है। प्रशांत किशोर इतना क्यों लक्ष्य करते हैं नीतीश कुमार को? अब देखिए, जहां से लक्ष्य करने से कुछ फायदा होगा तभी तो लक्ष्य करेंगे। 2014 के एक प्रकरण का बार बार आपके अब आलोचक जिक्र करने लगे हैं कि पटना का गांधी मैदान भगदड़ होती है, लोग मरते हैं। कलेक्टर साहब जन्मदिन मना रहे थे बच्चे का एक होटल में और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया इस प्रशासकीय कुप्रबंधन पर। क्या कहेंगे आप? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आई वॉन्ट टू से इट मिस्टर मनीष वर्मा ऑन रिकॉर्ड, बिहार में शराबबंदी फेल है। बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पे खुलेआम शराब की तस्करी होती है। बिहार में थाने चौकियां इसमें इन्वॉल्व हैं। शराबबंदी पर आपका क्या सोचना है? ऐसा नहीं कि डिसीजन एकाएक मतलब कि किसी ने कह दिया और कर दिया। आप तो इंजीनियर भी रहे हैं सर जी। क्या ब्रांच थी आपकी? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग मतलब क्या तरीका होना चाहिए सड़क बनाने का, पुल बनाने का, बांध बनाने का, यही है ना? जी जी। ये तरीका बिहार सरकार को क्यों नहीं पता? पहला जो रिएक्शन होता है वही लगता है कि एक करप्शन का शिकार हो गया है। 26, 27, 28 जून बिहार में टीईटी परीक्षा होनी थी। एडमिट कार्ड जा चुके थे, स्थगित कर दी गई। बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ये भी रद्द हुई 15 मार्च को। जी जी। एसएससी का पेपर लीक हुआ जी। अभी भी पेपर लीक माफिया पकड़े जा रहे हैं नीट के में। बहुत पहले से भी ये एक गिरोह जो है गिरोह टाइप का काम करता है। गिरोह जब अपना काम कर रहे हैं तब सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा तक ठीक से नहीं करवा पा रही है। जब आप टीचर ही सही ढंग से नहीं रख पा रहे हो, पेपर इतने लीक हो रहे हैं, तब ये शिक्षा स्टार्टअप ये सब कैसे करेंगे? फिर तो ये दीवार पर पुते इश्तिहार रह जाएंगे। नहीं, मैं बताना चाहूंगा। हाउ डू यू रिएक्ट जब कहा जाता है कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं? उत्तराधिकारी कहीं बने, कहीं खत्म हो। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं जमघट। ये लल्लन टॉप का वो पॉलिटिकल इंटरव्यू का प्रोग्राम है जिसमें सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछे जाते हैं सवाल। जमघट के आज के एपिसोड के हमारे मेहमान हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दिल तो किया कुछ लंबा इंट्रो दूं पर फिर लगा कि सवाल में ही वो बात ले आऊंगा। जी। ये उड़ीसा काडर के आईएएस अधिकारियों को राजनीति में जाने का बड़ा चस्का है, एक लंबी श्रृंखला है। 94 बैच के अश्विनी वैष्णव केंद्र में मंत्री हैं, अपराजिता सारंगी जी सांसद, पांड्यन आपके बैचमेट जी। 2000 बैच उड़ीसा काडर, उनके खूब चर्चे रहे, सबसे बड़ा मुद्दा ही वो बन गए हालिया चुनाव का। और अब मनीष वर्मा, क्या ऐसी तासीर है वहां पे? उड़ीसा में जैसे करीब 2001 में मैं गया था वहाँ पर जी। और वहाँ पे बहुत
अलग परिस्थिति में काम करने का मौका मिला। जैसे बिहार में मैं रहता था, बिहार से उड़ीसा गया, एक टिपिकल ट्राइबल सोसाइटी, एक जिस तरह जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई थी, पूरा फॉरेस्ट का इलाका, जंगली इलाका, ट्राइबल सोसाइटी। किन किन जिलों में रहे आप? जैसे मलकानगिरी में थे आप? मलकानगिरी में मैं डीएम के रूप में रहा जी। उसके पहले जब ट्रेनिंग हो रही थी तो रायगढ़ जिले में था ट्रेनिंग में, और गंजाम जिले में था। दो कालाहांडी भी रहे? जगह। हाँ, कालाहांडी में नोटिफिकेशन हुआ, गया नहीं था। अच्छा। हाँ, नोटिफिकेशन शुरू में हुआ था, गया नहीं, फिर चेंज हो गया नोटिफिकेशन। जी। और एसडीओ के रूप में मैं 2 जगह रहा, 3 जगह रहा बल्कि। एक जो है रायगढ़ में एसडीओ के रूप में रहा, फिर उसके बाद पटनागढ़ गया, और पटनागढ़ से फिर बरहमपुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट में रहा, बरहमपुर का एसडीओ रहा। तो सीएम का भी जिला होता था उस समय वहाँ पे, वहीं पे उनका हिंजड़ी कंस्टिट्यूएंसी था, तो वहाँ पे भी यहाँ पे हम लोग नवीन पटनायक की बात कर रहे हैं जो उस दौरान मुख्यमंत्री हुआ जी करते जी थे। तो वहाँ पर काफ़ी, फिर वहीं से मेरी पोस्टिंग मलकानगिरी हुई थी। मैं वहाँ पर एडीएम भी रहा, डीडीसी भी रहा, बरहमपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन भी रहा। जी। तो काफ़ी छोटे छोटे टेनियर, लेकिन सारे पदों पे रह करके फिर वहाँ से जब पोस्टिंग हुई तो मलकानगिरी का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप इस ज़िले का जिक्र कर रहे हैं और मुझे इस ज़िले में पदस्थापित रहे आपके एक जूनियर की शक्ल याद आ रही है जिनका नक्सलियों ने अपहरण किया था, विनील कृष्णा जी। क्या स्थिति है मलकानगिरी में? तब क्या थी, अब क्या है? अब तो मुझे लगता है कि मलकानगिरी में नक्सलिज्म का स्थिति बहुत बेहतर है, कहीं पे अब बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, और पहले स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। अब बता ही रहे हैं कि कलेक्टर का किडनैपिंग हुआ था, और बगल के ज़िले में सुकमा ज़िला पड़ता है जो मलकानगिरी हेडक्वार्टर से मुश्किल से 10-15 किलोमीटर के फासले पे होगा, वहाँ से भी एक डीएम की किडनैपिंग हुई थी, एलेक्स पॉल के। तो उस समय सिचुएशन अच्छी नहीं थी। और जो विनील कृष्णन की बात अब कर रहे हैं, हम लोग साथ में, मैं डीएम कंधमाल रहा था और वो एसडीओ वहाँ पर बालीगुड़ा रहे थे। अंडर ट्रेनिंग थे आपके? अंडर नहीं, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, ही वाज वर्किंग देयर। तो वहाँ पर हम दोनों साथ काम करने का मौका मिला था, और उसके बाद से वो मेरे पुराने डिस्ट्रिक्ट मलकानगिरी में चले गए। नहीं, स्थिति ये हुई थी कि मैं 3 वर्षों से करीब करीब मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था, और एकाएक क्या हुआ कि कंधमाल जो है फुलवानी उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, वहाँ पे एक राइटिंग हुई काफ़ी ज़्यादा, और उसमें लक्ष्मानंद सरस्वती वहाँ पर एक नोन फिगर थे, उन पे किसी ने अटैक किया था। तो ये क्रिश्चियन वर्सेज जो है हिंदू करके इस टाइप का एक माहौल बना, और असली में जो डिस्प्यूट का कारण था कि वहाँ एससी वर्सेस एसटी, एक कंध कम्युनिटी होती है वहाँ पे और एक पाण कम्युनिटी होती है, हालांकि दोनों पाण इन दोनों का बेसिकली झगड़ा था। कुछ कंध जो है वो एससी है, हाँ, कंध जो है एसटी है, अच्छा, और पाण जो है वो एससी है। और तो, इसमें हिंदू कौन है, ईसाई कौन है, वो भी डिवीजन है या मिक्स है? हाँ, वो भी मिक्स है। कंध वाले तो अपने को मानते हैं हिंदू, लेकिन जो पाण है उसमें कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। ओके। तो आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, सी स्टेटस रहता नहीं है। लेकिन कंध लोगों को, कुछ लोग उसमें हैं जो बेनिफिट उठा रहे थे कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी वो एससी स्टेटस उठा रहे थे। बाय प्रैक्टिस दे आर क्रिश्चियन, हाँ, लेकिन सर्टिफिकेट में एससी बने हुए थे। तो इसके खिलाफ भी रिजेंटमेंट था, और इन्होंने एक पिटीशन डाला था हाई कोर्ट में कि चूंकि ये बहुत दिन से साथ में रह रहे हैं, सिमिलर कल्चरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनको भी एसटी का स्टेटस दिया जाए। तो इसके लिए एसटी कम्युनिटी में, कंध कम्युनिटी में बड़ा रिजेंटमेंट था कि भाई देखिए ये एसटी है नहीं और एसटी का स्टेटस मांग रहे हैं। तो इसके कारण बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर, और हमको लगता है कि 10,000 से ज़्यादा घर जलाए गए थे वहाँ पर। बड़ा मॉब बना करके रातों में जाते थे, गांव से गांव जला दिए गए थे। और जब उसी दौरान जब वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई, जब इस तरह का पूरा माहौल था, पूरा ज़िले में पेड़ काट के गिरा दिए गए थे, ब्लॉकेज था पूरे ज़िले में, और कोई कहीं पे न फोर्स मूव कर सकती थी, ओनली ऑन फुट मूव कर सकती थी। पूरा ऐसा था कि कहीं व्हीकल मूवमेंट था। ज्योग्राफिकली तो वो इतना बड़ा एरिया पूरा है, बहुत बड़ा एरिया है, और जंगल के थ्रू आप गुजरते हैं, और पेड़ सड़कों के किनारे लगे रहते हैं, उनको आराम से काटा जा सकता है, पेड़ ऐसे काट के गिराए हुए थे।
तो उस समय का सिचुएशन, एक तरफ की गांव के गांव जलाए जा रहे हैं और पूरा टॉर्चिंग हो रही है और प्रशासन कहीं मूव नहीं कर पा रहा है, वैसा सिचुएशन था। उसी दौरान कलेक्टर और एसपी का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था और फिर मेरी पोस्टिंग वहाँ पर मलकानगिरी से इस समय हुई थी और उसी समय विनील कृष्णन की पोस्टिंग एसडीओ बालीगुड़ा में हुई थी। ओके। और उसके बाद जो है हम लोग काफ़ी मिल कर के काम किए, जितने लोगों का घर जला था सबको हम लोगों ने 3 महीने में नया घर बनवाया पूरा 3 महीने तक हम लोगों ने जहाँ पे जले हुए थे उसको कैंप में रखा सबको। और जितना भी रिस्टोरेशन का काम है, कम्युनल हार्मोनी का काम है, समझाने बुझाने का काम है, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन करने का काम है, सब कुछ हम लोगों ने किया क्योंकि उस स्थिति बड़ी चैलेंजिंग थी। रात रात और पेट्रोलिंग हुआ करती थी। करीब 12,000 फोर्स हम लोग के पास पैरामिलिट्री फोर्स हुआ करता था। एक समय ऐसा था कि 6 एसपी रैंक के ऑफिसर वहाँ पे तैनात थे और उनको मतलब कि सेक्टर के रूप में बांटा हुआ था और पूरी रात पेट्रोलिंग चलती थी सब कुछ। और जगह जगह फिर बैठ करके समझाने का काम, स्थिति बताने का काम। वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी नॉर्मलसी लौटाना। हाँ, नॉर्मलसी लौटाना। क्योंकि जैसे ही मैं ज्वाइन किया अगले दिन वहाँ पर उस समय शिवराज सिंह पाटिल थे यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर जी। उनका आगमन हुआ। तो फिर जैसे ही ज्वाइन किया अगले दिन जो है वहाँ पर उनको रिसीव करने गया, उनको सारा सिचुएशन बताना था, सब कुछ बताया कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये अच्छी बात थी कि उस समय राज्य सरकार ने एक तरह से डीएम को काफ़ी कुछ उन्होंने फ्रीडम दे रखा था। हम लोगों ने जिन जिन ऑफिसरों की मांग की सरकार ने उसकी पोस्टिंग की। पहले जो संदिग्ध ऑफिसर थे सबको हटाया, सारे जगह पे रिप्लेस कर दिया। पूरे उड़ीसा के बेस्ट ऑफिसरों को ला करके वहाँ पे पोस्टिंग की गई और सब जगह पे काम हुआ इस तरह से, सबको समझाने बुझाने का। तो मुझे लगता है 4 से 5 महीना मुझे लगा उसको काफ़ी अच्छा हद तक नॉर्मल। और सारा 10,000 घर हम लोगों ने 3 महीने में कंप्लीट करवाया और सबको शिफ्ट करवाया वहाँ पर। नवीन बाबू काफ़ी कंट्रोल देते हैं ब्यूरोक्रेट्स को, भरोसा भी करते हैं खूब। नहीं, भरोसा तो मुझ पे वहाँ पे बहुत किया गया कि मैंने जो रिलीफ पैकेज वहाँ पे बनाया वो सरकार से अस्वीकृत हो के नहीं आया। हम लोगों ने जो डिमांड किया कि भाई इनको ये मिलना चाहिए, वही पैकेज उन्होंने स्वीकृत करके वहाँ से दिया। हमने और भी ब्यूरोक्रेट से बात की उड़ीसा के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो आपको एकदम काफ़ी फ्रीडम रहता है। तो ऐसे स्थितियों में जब काम करते हैं, जैसे मलकानगिरी में है जी, तो कोई विजिट भी नहीं करता है। उस समय के अधिकारी भी बहुत नहीं विजिट करते थे और काफ़ी एक डर सा माहौल रहता था उस समय। पता नहीं क्यों लोगों का ऐसा एक था। आपको कभी कोई थ्रेट आई? मुझे कभी नहीं लगा। मैं 3 साल वहाँ पे रहा हूँ। लगा नहीं किसी ने कभी कॉल किया हो? एक दिन कॉल रात में आया था कि किसी ने, वाइफ वहाँ पे थी, वाइफ ने उठाया था, कोई धमकी उमकी दिया, लेकिन वो फॉल्स कॉल था। क्योंकि मैं जितने दिन वहाँ पे रहा, हर समय जो है जब भी जाता था कहीं पे रेड लाइट लगा करके पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी डिक्लेयर करके जाता था कि ताकि ये प्रेजेंस रहे कि हाँ डीएम मूव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन ये सावधानी जरूर बरतता था कि जहाँ भी जाएं बहुत ज़्यादा जो है उसी रूट से वापस ना आए। जब भी जाएं रूट चेंज कर दें कि रूट सेम रखने। प्रेडिक्टेबल रहेगा तो फिर लैंडमाइन का बहुत खतरा। वहाँ पर कई बार लैंडमाइन का अटैक हो चुका था और काफ़ी बड़े बड़े इंसिडेंसेस हुए थे। 2000 को लगता है 9 में एक बड़ी सी घटना हुई जिसमें 76 ग्रेहाउंड के लोग मारे गए थे। दरबा घाटी वाली बात कर रहे हैं? हाँ, वो घाटी में जो बोट से जा रहे थे, अटैक हुआ था, उधर से बोल्ट टिल्ट कर गई और काफ़ी लोग मारे गए थे उसमें। उसके बाद भी एक और इंसिडेंस हुआ जिसमें लैंडमाइन से उन्होंने एंटी लैंडमाइन व्हीकल को उड़ा दिया पूरा, और हमको लगता है 23 लोग मारे गए थे उसमें। इस तरह का बड़ा इंसिडेंस हुआ था। लेकिन मैं फॉर्चुनेट था कि पूरे पीरियड में कैजुअलिटी हमारी बहुत ही कम हुई। एक आग हमको लगता है पुलिस पर्सनल मरा है और पूरे समय काफ़ी अच्छे से काम। हम लोग पॉलिटिक्स पर आएंगे क्योंकि इवेंचुअली उसी पे बात करनी है, पर मैं ये समझना चाहता हूँ जब कोई ब्यूरोक्रेट, IAS, IPS, पैरामिलिट्री के लोग भी, जब आप लोग इस तरीके के एरियाज़ में होते हैं जहाँ इंसर्जेंसी है, जहाँ नक्सलिज्म है, ये सब चीज़ें हैं, फैमिली की डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? हाउ डू दे कोप विद इट? क्योंकि आप तो ऑफिसर हैं, आपको ड्यूटी दी गई, आपकी पत्नी जो शायद डॉक्टर हैं, क्या नाम है उनका? डॉक्टर रश्मि। तो दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर, मतलब वो जाते हैं, ये फौजियों के साथ भी होता है कि फैमिली को भी जब वैसे स्टेशंस में। ऐसा है कि जब मैं मलकानगिरी में था तो
1 साल तक तो मैं सिंगल था कि उस समय शादी मेरी नहीं। जी। 2005 जनवरी में मेरी पोस्टिंग हुई और शादी दिसंबर में हुई। तो 1 साल तक मैं फ्री था, पूरा का पूरा अकेले काम करता था, चारों तरफ घूमा, जितना भी जगह जहाँ जहाँ जाना था। वहाँ पे ऐसे ऐसे एरिया थे कि जहाँ पर पहुँचना बड़ा डिफ़िकल्ट है। आप मोटरसाइकिल से जाते हैं, कभी पैदल जाते हैं, कई बार तो एक ऐसा कट ऑफ एरिया है जिसमें 8 पंचायत हुआ करते थे, स्वाभिमान अंचल अब कहलाता है उसको। वो एरिया में हम पहली बार गए तो कई मोटरसाइकिल लेके गए और बोट पे हमको 2.5 घंटा लगा वहाँ से जाने में, एक तरफ से 2.5 घंटा नाव पे, क्योंकि वो जो एक डैम बना हुआ था, बालीगुड़ा डैम उसको कहते हैं, 56 किलोमीटर लंबा डैम था और एक एरिया दूसरे एरिया से डिवाइड हो गया था ऐसे। तो उस डैम को हमको क्रॉस करना पड़ता था, क्रॉस करके उस एरिया में जाना पड़ता था और वहाँ पे जा करके तो पहली बार जब गया तो इतना ये लगा मुश्किल, मैं 3 दिन वहीं पे रह गया, वही डैम के उस एरिया में। और रात में पंचायत में सोता था, वहाँ पर मच्छरदानी लगा दी जाती थी क्योंकि वहाँ पर मलेरिया का भी काफ़ी प्रकोप था। वहाँ पे एक सैटेलाइट फ़ोन हुआ करता था, वो कंधे पे सैटेलाइट फ़ोन हुआ करता था जिसमें आप अपनी तरफ से कर सकते, उधर से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता था, वो बड़ा वाला सैटेलाइट। तो 3 दिन कलेक्टर साहब ने वहीं से जिला चलाया। देखिए वहाँ इस तरह से घूमते घूमते, क्योंकि ऐसी स्थिति थी, मैंने देखा वहाँ पर लोगों को कि गड्ढा खोद करके कटोरे से पानी निकाल करके उस तरह से पानी पी रहे थे। अधिकांश गाँव में कोई ना कुआं था, ना कोई मशीन जा सकती थी, कोई पहुंच का इलाका नहीं था। जब कोई बीमार होता था तो बड़ी मुश्किल होती थी लोगों को वहाँ से ला करके ले जाने में, इलाज करवाने में। तो वहाँ जाने के बाद मेरा एकदम दृष्टिकोण चेंज हो गया और देखा कि लोग किस तरह से जी रहे हैं वहाँ पर। कहने को है आज के मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, लेकिन कितना कठिन जीवन था उनका। ठीक से गंदा पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, आपका जो मेडिकल फैसिलिटी नेग्लिजिबल है, स्कूल की फैसिलिटी नेग्लिजिबल है। तो हम लोगों ने वहाँ से आ करके सबसे पहला काम किया कि सबसे पहले मैंने 100 बोट खरीदे, मैकेनाइज बोट, और एक लंबा सा बड़ा सा बोट खरीदा जो सुबह से जाता और हर घाट को टच करते हुए जाता था। साथ में एक मेडिकल एम्बुलेंस लगाई, 2 बोट का मेडिकल एम्बुलेंस बनाया और हर घाट पर डेजिग्नेट कर दिया कि कहाँ पर किस दिन वो मरीज़ आएंगे और वहाँ पे जा कर के डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, कोई सीरियस होगा लेके आएंगे। और साथ का जितना भी घाट था सब में मैकेनाइज बोट लगा दिया, क्योंकि खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैकेनाइज बोट हमको कितना 1.25 लाख में एक पड़ा, 1.25 लाख में 2.5 लाख में 2 बोट हो गए। और केरोसिन से चलता था, पीडीएस में केरोसिन मिलता था, तो पंचायत ही चलाती थी। तो हमने हैंड ओवर कर दिया कि भाई पंचायत आप चलाओ, और सबका किराया 2 रुपये कर दिया कि भाई 2 रुपया फिक्स कर दिया, पैसेंजर से आप 2 रुपया ले लेना, चलाना। इतनी सुविधा हो गई इस छोटे से स्टेप में। ट्रैवल टाइम कितना घट गया? आप समझिए 20 मिनट में इधर से उधर पार कर देते, 2.5 घंटा लग रहा था। इतना आसान हो गया लाइफ। अब कोई भी सामान ले जाना हो, सीमेंट ले जाना हो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम करना, वो बोट फटाफट यूज़ होते थे। तो ऐसे 50 घाट पे हमने लगवाए। बड़ा अपने कि संतोष मिलता है उस तरह के काम में। और फिर देखा कि कुआं वो नहीं है, तो फिर मैंने देखा कि डैम के आसपास में लोग कुआं अपने से बनाए हुए थे और वहाँ पर पानी वानी की अच्छी व्यवस्था हो रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई कि ये कुआं यहाँ काम कर सकता तो उस एरिया में भी काम कर सकता। लेकिन वहाँ कुआं वाटर लेवल ऊपर, हाँ वाटर लेवल ऊपर, डैम था, वाटर लेवल था, तो कुआं खोदने वाले नहीं मिल रहे थे। फिर हमने झारखंड से टीम मंगा कर, झारखंड में उस तरह के कुआं की टीम रहती थी जो कुआं बनाते थे उस तरह के पथरीले एरिया में। तो वहाँ से टीम आ करके हमने 800 कुआं बनवाया करीब करीब पूरे ज़िले में, और उससे बहुत लोगों को लाभ मिला। पीने का पानी सुविधा हो गया, फिर सड़कें वड़कें, कंक्रीट रोड बन जाते थे, क्योंकि अब पिच वाला तो कुछ रोलर वोलर ले नहीं जा सकते थे। तो इस तरह से, और उसी समय फिर एक ब्रिज का इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री उस समय के थे नवीन पटनायक जी, उनके माध्यम से हुआ वहाँ पर, जो आजकल वो ब्रिज बन गया है और उससे काफ़ी कनेक्टिविटी बढ़ गई। बड़ा अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा वो इलाका था और एक चैलेंजिंग इलाका था, बड़ा अच्छा लगता था काम करने में। मैं आपको बताऊं कि मलकानगिरी की पोस्टिंग को मैं अपना जीवन का सबसे बढ़िया पोस्टिंग मानता हूँ। इंटरेस्टिंग। कई आपके समर्थक कहते हैं कि पटना और पूर्णिया की पोस्टिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। पूर्णिया में जब मैं उड़ीसा से यहाँ आया जी, और करीब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन किया था उस वक्त पहली बार, तो शुरू में मुझे लगा था कि भाई कि डीएम शिप हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन देखा कि काम
अभी कुछ नहीं हो रहा है आराम से। तो शुरू में सच्चाई ये थी कि थोड़ा देर वेट भी कर रहा था कि काम शुरू करूं कि ना करूं, लेकिन देखा कि भाई कुछ हो नहीं रहा है तो चलो काम शुरू बढ़िया से करो। तो मैंने होम्स जितने भी हैं, जो बच्चों के होम्स होते हैं, सब कुछ बनाया। चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ जितने भी होती है पूरे राज्य में, वो करने की कोशिश की। और एक योजना थी परवरिश, अनाथ बच्चों को परवरिश करने का। कि हमने देखा था कि अनाथ बच्चे रहते हैं, उसको हम होम्स में रखते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी हम साथ में रखते थे। उसका असर ये होता था कि कुछ लोग को ड्रग्स की आदत है, तो और सब नॉर्मल अनाथ बच्चों में उसमें भी चला जाता था। काफ़ी लोग साथ में रह करके, मतलब कि अच्छे बच्चे भी बिगड़ जाते थे। फिर हमने काफ़ी स्टडी किया, यहाँ पे मुंबई भी गया, टिस से भी बात की, सब जगह पे जाके होम्स भी देखे, और लास्ट में मुझे लगा कि भाई बच्चों को सोसाइटी में रखना ज़्यादा अच्छा है, रादर दैन ये होम्स में रखने से अच्छा है कि वो सोसाइटी में पले बढ़े, हम गवर्नमेंट के रूप में असिस्ट कर दें। तो हम लोगों ने उसका एक कॉन्सेप्ट निकाला कि बच्चा जो अनाथ है, यदि कोई रिलेटिव है उसका, जैसे प्रायः मामा के पास रहते हैं, नानी घर में रहते हैं बच्चे, तो मामी को, मामा को, या जो भी उसको सपोर्ट करें, या नाना को, उसको हम लोग कुछ सपोर्ट कर दें फाइनेंशियली, और वो बच्चा पालें ताकि वो सोसाइटी में बड़ा हो, पढ़ाई लिखाई उसकी सोसाइटी में हो। उससे ये जो है किसी पर्टिकुलर होम में डाल करके और उसको रखने से अच्छा है कि वहाँ पे। तो परवरिश योजना वहीं से लॉन्च करवाई, और 1000 रुपया पर मंथ उस समय उसकी राशि थी, पर मंथ 18 साल तक बच्चे को मिलती थी फैमिली के सपोर्ट। फिर उसके बाद आप पूर्णिया पहुँचे? हाँ, ये काम हुआ तो फिर उसके बाद पूर्णिया में मेरी पोस्टिंग हुई, और पूर्णिया करीब 1.25 साल के आसपास रहा मैं वहाँ पर। एक बार हटे भी? हाँ, एक बार हटा बीच में भी, चुनाव आयोग के आदेश से। जी हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि मनीष वर्मा लोकसभा के चुनाव में जेडीयू के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, उस समय गठबंधन टूट गया था, और उस समय जो है जदयू अकेले चुनाव लड़ रही थी वहाँ पर, और उन लोगों को चूँकि पहले से जो वहाँ पे जो एमपी हुआ करते थे, उदय सिंह जी उनका नाम था, उनको ऐसा लगता था वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखते रहते थे और पेपर में छपवाते रहते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि भाई कि मनीष वर्मा सरकार के द्वारा भेजा गया कलेक्टर है, नालंदा ज़िले का है, तो उनको इस तरह का महसूस होता था कि उनके खिलाफ काम हो रहा था। हमने जहाँ भी काम किया है पूरी निष्पक्षता से किया है। तो लेकिन जब महसूस हो गया उनको यह है, तो उन्होंने शिकायत कर दी। उन्होंने पटना से पूरे जो गाड़ी को कवर करने का होता है, वो पूरा पोस्टर लगा कर गाड़ियाँ ले आए थे, और ला करके वो चला रहे थे। तो हमने कहा कि भाई कि परमिशन आप जो है पटना से लिए हैं कि नहीं, आप ले लीजिए पटना से। तो कहा कि नहीं, आप ही परमिशन दे दीजिए। तो उस समय हम लोग के पास इस तरह का प्रावधान नहीं था, तो हम पटना से कहे कि आप पटना से ले लीजिए। बाद में वो आया परमिशन वहाँ से, लेकिन तब तक इन लोगों को लगा कि भाई कि ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो शिकायत कर दी। पर चुनाव आयोग ने आपकी दलीलें नहीं मानी? चुनाव आयोग कोई दलील नहीं पूछता है। जब चुनाव आयोग की मीटिंग होती है, नॉर्मली होता है कि एक मीटिंग होती है, डीएम सब जाते हैं, और जब हटाया भी, और वहाँ पर जो है एक अनाउंसमेंट हो जाता है। मैं तो कैंडिडेट के लास्ट में जो भी होता है, मतलब कि विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, उसके बाद मुझे हटाया गया वहाँ से। चीफ सेक्रेटरी ने भी आपका पक्ष नहीं रखा? शायद रखा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन चूंकि एक ट्रेडिशन रहता है, किसी न किसी एक आध डीएम को हटा देते हैं। और चुनाव के बाद इनाम भी मिला, क्योंकि 2014 में विपद परिस्थितियों के बावजूद नीतीश कुमार बिहार की 40 में से जो 2 सीटें जीतने में सफल रहे, उसमें से एक पूर्णिया की सीट थी, संतोष कुशवाहा की सीट। हाँ, ये उनका गुड लक था संतोष जी का। श्रेय मनीष वर्मा को दिया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी डीएम का यदि ऐसा होता तो पूरा जगह पे जहाँ पे फेवरेबल, क्योंकि राज्य सरकार के तो सभी डीएम रहते हैं, तो सभी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। आलोचकों के लिए आसानी रहती है क्या कि मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद से हैं और सजाती हैं, इसलिए इन पर इल्ज़ाम लगा दो? आसान भी है, क्योंकि वहीं से आते हैं, नालंदा से आते हैं, और सजातीय जो है वो भी कह करके कि भाई वहीं से हैं, तो ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ किए होंगे, तो इस तरह के आरोप भी लगते हैं। तो भाई जब आप काम करते हैं तो हर तरह के आरोप लगते ही रहते हैं। जी, ऐसा ही एक प्रकरण आपके उड़ीसा में बालासोर का कलेक्टर रहते हुए भी हुआ। नामजद एफआईआर हुई आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मैं उस समय था, एक समय था बालासोर का कलेक्टर, उस समय विजिलेंस की टीम आई थी और उन्होंने कुछ जगह पे छापे मारे,
और 3 जिलों में ये छापे मारे गए। तो हमारे यहाँ भी छापा मारा गया कि दाल की क्वालिटी के बारे में उनको कोई कंप्लेन मिली थी। तो दाल का उन्होंने किया, जांच वाँच की, तो मुझे तो उसके बारे में कुछ ना कभी सोकॉज आया, ना भी कुछ हुआ जी, कभी नहीं कुछ हुआ। बाद में पता चला कि वो सब कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करवाया, सब कुछ कराए, उसमें सब सही पाया गया था। फिर आपका ट्रांसफ़र क्यों कर दिया गया? ट्रांसफ़र उसके काफ़ी दिन के बाद हुआ था। प्रमिला मलिक के इस्तीफे के कितने दिनों बाद हुआ था? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन काफ़ी दिन के बाद हुआ था। ट्रांसफ़र मेरा तुरंत नहीं। प्रमिला मलिक मिड डे मील में भ्रष्टाचार के आरोप में नवीन पटनायक की सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री थी और उनका इस्तीफा हुआ था। 3 IAS अधिकारियों का इसमें नाम आया। देवगढ़ कलेक्टर अंबिका मिश्र, मयूरभंज कलेक्टर पूर्व PK मेहरदा और बालासोर कलेक्टर मनीष वर्मा। नहीं, ये नाम जरूर उन्होंने FIR में किया होगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो फाइनल है, क्योंकि उसके कुछ दिन के बाद ही मुझे बिहार आना पड़ा। हमको लगता है कि एक आध साल के बाद मैं आया वहाँ से। तो उस समय तक जो प्रोसीजर होता है कि जैसे कहीं इंटरस्टेट डेपुटेशन के लिए या फिर सेंट्रल डेपुटेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपको विजिलेंस क्लियरेंस लेना पड़ता है। और उसका प्रॉपर विजिलेंस क्लियरेंस राज्य सरकार ने दिया और उसके बाद फिर मैं बिहार आया कि इन पे कोई इल्ज़ाम नहीं। हाँ, इन पे इल्ज़ाम नहीं है। तब जा कर के मैं आया। तो ये बाद में देखा कि बाद में काफ़ी लोगों ने अभी जब ये ज्वाइनिंग की है तो काफ़ी इसको हाईलाइट किया गया, ये किया गया। 2012 की बात है, 12 से आज 12 साल हो गए। कभी ये मामला कभी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो जांच वाच हुई उसमें कुछ पाया ही नहीं गया। फिर एक और मामला है, सहदेव खुंटा थाना, अगस्त 2010, मनीष वर्मा पर 3 लोगों से मारपीट की FIR दर्ज हुई। ये जो है वो हमको लगता है कि वहाँ पर ये बालासोर की ही घटना शायद जी। हाँ, वहाँ पर एक आरोप लगा था, जैसे हम लोग जा रहे थे काम करने के लिए, तो रास्ते में जाम वाम करके लगाया हुआ था। तो जो बॉडीगार्ड उसको हटाने लगा, तो उस क्रम में उन्होंने जो मारपीट, थोड़ा बहुत बल का प्रयोग उसको करना पड़ा था हटाने में, तो शायद उसी में इन्होंने मेरे नाम पे किया था। उसका भी कोई कलेक्टर के नाम FIR हो गई? काहे नहीं कि देखा कि कलेक्टर की गाड़ी इसका PSO किया है, तो जा करके हमने छोड़ दिया उसको कि भाई ले जाओ। और वहाँ जा करके बाद में जब तहसील का इंस्पेक्शन वगैरह था, वो वापस आया तो देखा कि FIR कर दिया। कभी जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें भीड़ मॉब बहुत हो, तो आपको अपने लबासना के ट्रेनिंग डेज याद आते हैं? आपके बैचमेट्स कहते हैं मनीष वर्मा कमांडो था, सीधा रास्ता है, पहाड़ से जाएगा। हम लोग मजाक में कहते हैं कि पेड़ पड़ेगा तो पेड़ चढ़ के जाएगा। मजाक में लोग कहते हैं। शुरू में था, फिटनेस का काफ़ी रहता था कि काफ़ी मुझे लगता था कि मैं फिट हूँ, काफ़ी रनिंग वगैरह करता था। मसूरी में रहते हुए भी काफ़ी को लगता है कि 8-10 किलोमीटर डेली रनिंग हो जाती थी। और जो भी काम एडवेंचरस, पहले से भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में था। तो अभी तो आप सबसे बड़े एडवेंचर स्पोर्ट में हैं, पॉलिटिक्स। ये तो सचमुच सही में एडवेंचर है पूरा का पूरा। लेकिन उस समय फिजिकल जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में था, तो उसका मैं सेक्रेटरी भी हुआ करता था वहाँ पे। तो ऑर्गेनाइज़ करना, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, इस तरह की चीज़ें, राफ्टिंग, ये सब ऑर्गेनाइज़ किया करता था वहाँ पे। तो बैचमेट्स थे, तो कभी कभी मजाक में कमांडो कह दिया करते थे। और हम लोग जब कारगिल और बटालिक, जब हमारी ट्रेनिंग हुई, तो उस समय कारगिल बटालिक में जस्ट वो इंसिडेंस हुआ था 99 का, और 2000 की बात है हम लोग के ट्रेनिंग में। तो जो भारत दर्शन का था, तो हम लोग का आर्मी अटैचमेंट कारगिल और बटालिक सेक्टर में हुआ था। तो वहाँ पर काफ़ी इस तरह का हुआ। तो जैसे आर्मी वाले रनिंग कर रहे थे सुबह में, तो हम लोग भी साथ हो लिए, उसके साथ रनिंग कर रहे हैं 3-3 किलोमीटर। चूँकि ऑक्सीजन वहाँ थोड़ा कम रहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई थी। एक्लिमेटाइज जल्दी हो गए और तुरंत सब कुछ करने लगे। ये तो सब कहते हैं कि मनीष वर्मा एक्लिमेटाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं। कलेक्टर से CMO पहुँचे, बहुत जल्दी एक्लिमेटाइज हो गए, इतने जल्दी कि तमाम RCP सिंह की रुखसती हो गई और मनीष वर्मा नीतीश कुमार के आँख, नाक, कान एकदम बिल्कुल जिगर के टुकड़े हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं पटना DM था, पटना DM के बाद मुझे बिजली कंपनी में रखा गया। बिजली कंपनी में मैं 3 कंपनियों के चार्ज में था, और बिजली कंपनी भी मेरे लिए बहुत अच्छी पोस्टिंग थी कि बहुत मुझे वहाँ सीखने और करने का। क्योंकि जब भी मैं पहले था बिहार में रहता था, तो बिहार शरीफ मेरा घर है,
और बिहार शरीफ में अक्सर उस समय जब पढ़ाई करता था तो बिजली नहीं रहती थी। रात में कब बिजली आई हमको तो याद ही नहीं कि कब बिजली में पढ़ाई की है। शाम में होता नहीं कि लालटेन का ले करके शीशा साफ़ करो, तेल भरो, घर में 3 लालटेन हुआ करता था, उसको साफ़ करके भर करके हम लोग पढ़ाई करते थे शाम में। और एक लालटेन जलता छोड़ दिया, बाकी 2 लालटेन स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। तो इस तरह से चलता था। तो बिहार में एक हमेशा मन में कचोटता था ये बात। उड़ीसा में भी मलकानगिरी था तो मलकानगिरी में बिजली रहती थी, इतना सुदूर इलाका था लेकिन वहाँ भी बिजली रहती थी। लेकिन बिहार में जब था तो बिजली नहीं रहती थी। तो दिमाग में एक रहता था कि काश बिहार में भी बिजली रहे। और फॉर्चुनेटली 2000 जब 15 में करीब मेरी पोस्टिंग हुई बिजली कंपनी में। और उस समय जो है 2012 की घटना है, हम जस्ट गए थे वहाँ पे उड़ीसा से बिहार, और 15 अगस्त को सीएम साहब को मैंने बोलते सुना। मंच से बोल रहे थे कि हम बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और सुधार नहीं ला पाए तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। हमको नीचे में बैठ के हम सुन रहे थे, पहली बार गए थे बिहार, लगा कि कैसे मैंने व्यक्ति हैं कि वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज तक इतने पॉलिटिशियन को सुना, कभी इस तरह की बात नहीं हुई। और इतना दिन से पड़ा हुआ है बिजली का, कितना साल से कई गवर्नमेंट आई गई, सब खत्म हुआ, बिजली तो सुधरा नहीं। ये कैसे कह रहे हैं कि मतलब कि सुधार हो जाएगा। हम वो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इस व्यक्ति का जब देखा ये कमिटमेंट कि वो लगे रहे सीएम, और 12 की बात उन्होंने की और कैसे उन्होंने बिजली को किस तरह से टर्न अराउंड किया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जो व्यक्ति कमिटमेंट करता है, जनता से कमिटमेंट करता है। डेमोक्रेसी में मैंने नई चीज़ देखी कि कमिटमेंट किया कि मैं ये करूँगा और उसको करके पूरा किया। तो ये मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के चरित्र में देखा कि इनके बहुत सॉलिडली इन्ग्रेंड है कि जनता से कमिटमेंट को कभी भूलते नहीं हैं। और इसी दौरान जब मेरी पोस्टिंग वहाँ पे हो जी, तब मुझे बड़ा सुकून लगा कि भाई उसमें प्लानिंग करने का, बिहार में कैसे होगा, कहाँ पे ग्रिड बनेंगे, कहाँ पर पावर स्टेशन बनेगा, तो 2 पावर प्लांट बनाने का, जैसे नवीनगर में उस समय पावर प्लांट बन रहा था उसमें कंट्रीब्यूट करने का, बरौनी में पावर प्लांट बन रहा था उसको कंट्रीब्यूट करने का। ग्रिड हमारे पास थे उस समय 50 के करीब, और हम लोगों ने उसको 162-100 ग्रिड लगाए एक साल में, काफ़ी बड़े बड़े ग्रिड और सब जगह पे। तो कैसे ये पूरा नेटवर्क बनाना और नीचे तक पहुंचाना, ये काम करने का मौका, सौभाग्य मिला मुझे, बड़ी संतुष्टि मिली उससे। और फिर अगली पोस्टिंग आपकी पटना डीएम? उसके बाद नहीं, पटना डीएम की बात है। इसके बाद सीधे जो हुआ अगली पोस्टिंग, उसके बाद मैं सचिव के रूप में प्रमोट हो गया। ये सचिव के रूप में नहीं था, उससे जूनियर वाले पोस्ट में था। चंचल कुमार जी का कॉल आया आपके पास? हाँ, फिर चंचल कुमार जी का कॉल आया, मेरा प्रमोशन हुआ था। एकाएक पता चला कि मेरी पोस्टिंग सीएम ऑफिस में सचिव के रूप में हो गई। मुझे भी चंचल सर ने फ़ोन किया था और कहा कि आओ यहाँ पर, यू आर मोस्ट वेलकम, यहाँ पे साथ मिल के काम करते हैं। तो बड़ा मतलब कि सुखद आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति कोई बाहर से आया हुआ है, कोई जान पहचान नहीं है। आश्चर्य तो बहुत जुड़ा है, जो आपकी कहानी सुनता है उनको आज तक आश्चर्य हो रहा है कि इतने जल्दी इतने करीब हो गए। नहीं। हाउ डू यू रिएक्ट जब कहा जाता है कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं? ये कई मीडिया में चला हुआ है। उस समय जब ज्वाइनिंग भी हुई थी उस समय भी काफ़ी चला कि उत्तराधिकारी का मामला। इससे पहले कब ऐसा हुआ? एक प्रशांत किशोर का उदाहरण, दूसरा आपका, वो सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, हाँ। आप सीधे राष्ट्रीय महासचिव बने। 9 जुलाई को इस्तीफा, 11 जुलाई को ज्वाइनिंग। नहीं, वो तो तय हो ही गया था। सिर्फ सलाहकार बोर्ड में आने के लिए तो आपने आईएएस से वीआरएस नहीं लिया होगा। देखिए, कितने चक्कर लगाए नीतीश बाबू ने दिल्ली के, कितने एक्सटेंशन मिले आपको 2017 से 2021 तक? नहीं, ये बात सब कुछ इतना तो सपाट नहीं है। नहीं, देखिए, मैं 5 साल के लिए डेपुटेशन में गया था और डेपुटेशन ख़त्म हो गया सीएम ऑफिस में, और मैं सोचता था कि वापस लौट जाऊंगा। तो फिर सर बोलते थे, मुस्कुराते थे कि हाँ। फिर पता चलता था कि भाई कि डेपुटेशन मेरा और 1 साल एक्सटेंड हो गया। तो ऐसे करके साल भर करके 4 बार मुझे डेपुटेशन में एक्सटेंशन मिला। और ऐसा नहीं कि मैंने हर बार अप्लाई किया, ये किया, ये सर की कृपा रही है कि उन्होंने। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की सबसे ज़्यादा कृपा आपके ऊपर है। कृपा थी भाई, ये मैं मानता हूँ। उनकी कृपा नहीं रहती तो कैसे होता। और उन्होंने जैसे भी
रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हर बार जो है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया। अरे सम्मानित गठबंधन के भागीदार हैं, नीतीश कुमार की रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी तो कैसे? और अगर वो बीच में आरजेडी के साथ नहीं जाते तो फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाता। नहीं, उस समय थे ही, और उस समय जब साथ ही में थे तो यहाँ से आया कि भाई कि बहुत बार हो चुका है, अब रहने दिया जाए। तो जब एक बार मना हो गया तो फिर छोड़ दिया। फिर हम जा ही रहे थे उड़ीसा में, अब एक्सटेंशन ख़त्म हो गया था। तो अब चूंकि इतना दिन से काम कर, मैं 5 साल करीब सीएम ऑफिस में काम किया हूँ लगातार, और उस समय जो 7 निश्चय का काम था वो सारा का सारा देख रहा था। करीब 28 डिपार्टमेंट के चार्ज में था, डेवलपमेंट से रिलेटेड लगभग सभी डिपार्टमेंट के चार्ज में था, और सभी डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग और उसका क्या पॉलिसी मेकिंग है उसमें कंट्रीब्यूशन था। तो ये सब करते हुए चल ही रहा था। तो 20 का चुनाव 21 में मेरा एक्सटेंशन ख़त्म हो गया जी। तो फिर लगा कि भाई कि अब उड़ीसा जाना ही है। वाइफ से सब पहले तो तय कर लिया कि चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। फिर कहते ना कि काम करते करते इतना दिन से कर रहे हैं कुछ, तो फिर लगा कि भाई कि बिहारी में काम करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इतना दिन से कर रहे हैं, हर तरह का काम किया, बिजली में किया, 7 निश्चय का काम किया, पॉलिसी मेकिंग में डिफरेंट डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट किया। तो एक अटैचमेंट भी तो होता है। हम लोग जब आईएएस बनते हैं शुरू में तो यही तो लगता है। राज्य से अटैचमेंट, नीतीश कुमार से अटैचमेंट, या पॉलिटिक्स से अटैचमेंट? राज्य से अटैचमेंट सबसे पहले, और सेकंड में नीतीश कुमार जी से अटैचमेंट। राज्य से अटैचमेंट इसलिए कि जब भी बचपन में देखता था कि बिजली की स्थिति है, या फिर अपने शहर को देखता था, स्कूलों को देखता था, तो लगता था कि हमारे स्कूल क्यों नहीं बेहतर होते हैं, या हमारे बस स्टैंड क्यों नहीं अच्छे होते हैं, क्यों नहीं। हम उड़ीसा में भी गए तो आपको आश्चर्य होगा कि हमने हर ब्लॉक में बस स्टैंड बनवाया। हर ब्लॉक में मेरे यहाँ गेस्ट हाउस हुआ करता था पब्लिक के लिए। घाट पे, नदी घाट पे हमारे गेस्ट हाउस हुआ करते थे उस समय बनाया जी। 100। तो बहुत सारे काम जो है पब्लिक के किए जा सकते हैं और करना चाहिए, जिसको लोगों को मदद मिल सकती है। तो एक आप लोगों की मदद की बात कर रहे हैं, बार बार 7 निश्चयों का जिक्र आ रहा है। नीतीश के 7 निश्चय और फिर 7 निश्चय 2.0 जी। पहले 7 निश्चय जो 2015 के चुनाव में जिनका खूब प्रचार हुआ, पहला निश्चय आर्थिक हल, युवाओं को बल जी। छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, स्टार्टअप पॉलिसी होगी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वाईफाई होगा, निःशुल्क इंटरनेट दिया जाएगा जी जी। 7वां निश्चय अवसरों की बात हुई। ठीक है, अवसर बढ़े, आगे बढ़े जी बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में सरकारी इश्तिहारों की अनुप्रास की छटा बिखेरती हुई ये पदावलियां, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा तक ठीक से नहीं करवा पा रही है। जब आप टीचर ही सही ढंग से नहीं रख पा रहे हो, पेपर इतने लीक हो रहे हैं, तब ये शिक्षा, स्टार्टअप, ये सब कैसे करेंगे? फिर तो ये दीवार पर पुते इश्तिहार रह जाएंगे। नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय ये सब चीज़ चल रही थी, 2015 की बात है जी, जब चुनाव हुए थे, तो ये 7 निश्चय के साथ चुनाव लड़ा गया था, और जो गठबंधन को है इस पे मिला था, इसी पे मिला था वोट। तो ये 7 निश्चय के सारे कार्यक्रम लगभग सभी कंप्लीट किए गए थे। जो पहली बात आपने कहा कि युवाओं को बल, आर्थिक हल, युवाओं का बल, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इतनी बढ़िया स्कीम जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसका लाभ बिहार के लोगों को मिला है। सोचिए कि 4 लाख का लोन आपको हर बच्चे को आप अवेलेबल करा रहे हैं, और उसमें ऐसा है कि आपको लौटाने की भी बाध्यता नहीं है तुरंत। जब आप नौकरी करेंगे तब जाके लौटाने की बात होती है, और वो भी 72 इंस्टॉलमेंट में करके। और आप जैसे कुछ भी पढ़ाई के लिए आपका उसके फ़ी के लिए ले सकते हैं, हॉस्टल का फ़ी भर सकते हैं, अपने खाने खर्चे के लिए फ़ी ले लें, सारी फैसिलिटी 4 लाख के अंदर आप अवेल कर। सफल रही योजना, बहुत ही बढ़िया सफल रही। पहले हम लोगों ने बैंकों के साथ किया, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। बिहार के नाराज छात्र और अभ्यर्थी कभी इसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? आप देखिए वहाँ पे करिए बात, जो इसका लाभ उठाए उनसे बात करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और इसमें क्या हुआ है कि बहुत बड़े पैमाने में गरीब छात्र जो नहीं पढ़ पाते थे, हमारा जो हायर एजुकेशन पीछे रहता था, GER जो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है, वो हमारा 16% के पास था। हम लोग चाहते थे कि 25% के आसपास जाए, लेकिन वो हायर स्टडी के लिए चूँकि पैसा नहीं पढ़ पाया, माँ बाप नहीं दे पाए, तो उन लोगों के लिए वरदान स्कीम आई।
और इससे ले करके लोग जो है बाहर भी पढ़ रहे थे, यहाँ भी पढ़ रहे थे, सब ने हायर एजुकेशन में काफ़ी यूज़ किया है। इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये ऐसी स्कीम पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि इस तरह से है कि पेपर लीक एजुकेशन को आपको सुधारना है। जी मेरे सामने देखिए 26, 27, 28 जून बिहार में टीईटी परीक्षा होनी थी। एडमिट कार्ड जा चुके थे, स्थगित कर दी गई। बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ये भी रद्द हुई 15 मार्च को। जी एसएससी का पेपर लीक हुआ जी। अभी भी पेपर लीक माफिया पकड़े जा रहे हैं, नीट के में भी। एकदम ये पेपर लीक का मामला पहले सुनिए कि पहले की ही बात है, बहुत पहले से भी ये एक गिरोह जो है गिरोह टाइप का काम करता रहा। नीट के एग्ज़ाम में पहले भी आपने सुना होगा कि डॉक्टरी का परीक्षा में उसमें भी लोग गिरोह काम करते रहे हैं और किया है पहले भी। तो ये इधर भी जो है उसी तरह का जो गिरोह होता है वो बार बार वही काम को अंजाम देता है। जो साइकिल चोर है, जो मोटरसाइकिल चोर है, गिरोह जब अपना काम कर रहे हैं तब सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं? हम बता ही रहे हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा आपका नेटवर्क है, सब कुछ है, डिफरेंट स्कूल्स है, डिफरेंट पॉइंट्स है, और हमने वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पहुँचा दिया। फिर वहाँ से कोई व्यक्ति एग्ज़ाम के जस्ट पहले या थोड़ा पहले चोरी में के लालच में, पैसे की लालच में कोई फ़ोटो पहले वो चीज़ें नहीं हुआ करती थी, अब फ़ोटो लेकर के व्हाट्सअप कर देते हैं, सीधा तुरंत कर सकते हैं। तो इस तरह का चीज़ जो है गिरोह पर्टिकुलर जो है, जो अभी भी पकड़ा गया, नीट का जो एग्ज़ाम अभी हुआ उसमें भी वो गिरोह पकड़ा गया है और उसके जो तार जुड़े हुए हैं काफ़ी जगहों से जुड़े हुए हैं। तो इसी गिरोह का कई लिंक जो मिला है कि वो पीछे में भी वो इन्वॉल्व था, वो पकड़ा गया उस तरह से। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अपराध की एक प्रकृति होती है और अपराधी है एक टिपिकल टाइप का अपराध करता है। जैसे शटर काटने, एटीएम लूटने वाला वो एटीएम लूटने का काम करेगा, मोटरसाइकिल चुराने वाला मोटरसाइकिल चुराने का, जेल से निकलता है फिर वो शुरू कर देता है, जैसे ही बेल मिलता है आके शुरू कर देता है। इसी टाइप का पिछली बार कुछ लोगों की सज़ा भी हमको लगता हुई है, वो फिर से इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। तो हम लोग पकड़ते हैं, सज़ा दिलवाते हैं, लेकिन उसके साथ ही फिर उसको फिर से जब सज़ा हो गई, उसकी पूरी हो गई, निकल जाएगा, फिर वही काम करना शुरू कर दिया। तो अब जो है कि इस बार जो नीट का है, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव जांच हो रही है हर जगह पे कि किस किस पॉइंट से ये संभावना है कि लीक हो सकता है। उस सारे लूपहोल्स को प्लग करने की बात हो रही है सब जगह पे, और ख़ास करके मुझे लगता है कि ये जितने भी इस तरह के गिरोह के लोग हैं उस पर कांस्टेंट वॉच रखने की बात है कि आप सज़ा भी दिलवाइए, सब कुछ करिए, लेकिन फिर भी उस पर एकदम एक आदमी लगा रहना चाहिए, उसको वॉच में रखना चाहिए। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, ये तो पूरी तरह से राज्य का विषय है। नहीं, जब भी लीक हुआ है तो उसको कैंसिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि लीक हुआ और फिर छोड़ दिया गया। लीक हुआ, पता चल गया, उसको कैंसिल करके फिर से फ्रेश करवाया, और जब भी वो जितने भी लीक हुए हैं सबको फ्रेश करवाया। मनीष जी, मेरी चिंता ये है, आप खुद बिहार शरीफ के एक गांव से आते हैं। जी। लाखों नौजवान दोस्त हमारे जी, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, किन स्थितियों में रहते हैं वो। आप कभी दौरे पर जाएं, उन कमरों को देखें जहां ये नौजवान लड़के लड़कियां रहते हैं। हज़ारों की संख्या में वो उनको जो OMR शीट मिलती है, नोट्स मिलते हैं, कभी दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, दाल भात बना रहे हैं, ट्रेन पे लाद के ला रहे हैं। पेपर लीक होने से सरकार ने तो कह दिया कि देखिए अव्यवस्था हुई तो हमने कैंसिल कर दिया, उनका खर्चा बढ़ गया। अब उन्हें 6 महीने और तैयारी करनी है, 6 महीने और उन्हें टकटकी लगाए उम्मीद के आसमान को निहारना है। और ये तो हम और आप जानते ही हैं कि बिहार में जो नौजवान हैं या तो माइग्रेट होगा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको एक व्यक्तिगत चीज़ बता देता हूँ सर, इंटरव्यू से दूर। जी, लोकसभा चुनाव की कवरेज के दौरान मैं कोयम्बटूर गया। देश का बड़ा डेनिम हब है, टेक्सटाइल हब है। वहाँ पे मुझे दरभंगा का एक नौजवान मिला, एंड दिस इज़ ऑन कैमरा एज वेल। हम लोग फैक्ट्री में देख रहे थे डेनिम कैसे बनता है, बिल्कुल बेसिक से, कपास आता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, धागा कैसे बनता है, फिर डेनिम का पूरा थान कैसे निकलता है, फिर ये स्टिचिंग जो मैंने पहन रखा है। ज़्यादातर लोग, वो सिलाई वाले डिपार्टमेंट में था, तमिल भाषी थे वहाँ पे। वो 1-2 लोग थे, वो और उसके 2 रिश्तेदार जो हिंदी भाषी थे। तो हम लोग कवरेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड वो ललन टॉप देखता था और बात की, बताया। फिर जब मैं चलने लगा, उसका सर कुछ करिए, बिल्कुल मन नहीं लगता है यहाँ पे, ना अपना खाना है ना अपनी भाषा है, हमको घर जाना है। नहीं, आपकी बात, आई एम साउंडिंग वेरी इमोशनल बट दिस वाज सच अ हॉन्टिंग स्टेटमेंट। और ये हम पूरे देश में देखते हैं, और सिर्फ आपके गृह राज्य बिहार की बात नहीं है, हमारा उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ के नौजवान काम की तलाश में तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में भरे पड़े, पंजाब में, और इसको लेके कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं दिखता है। मैंने आपकी सब बातें सुनी, नीतीश जी के 7 निश्चय सुने, ये प्रयास वो प्रयास, और ऐसे में जो रुक गए और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी छला हुआ महसूस कर रहे हैं। जो सरकार हमें इतनी मजबूत दिखती है कि वो अच्छे से अच्छे IAS अधिकारियों को, संजय सिंह जी को लाए, आपको लेके आए कि साहब बिजली में हमें काम दुरुस्त करना है, नोबडी विल डिनाई दैट, आपने बहुत रिफॉर्म्स किए। जो सरकार एक समय सड़क और पुल के मामले में पिछड़ी नजर आती थी, प्रत्यय अमृत आए, तमाम अधिकारी आए, उन्होंने डिलीवर किया। वो सरकार फुल प्रूफ पेपर होगा, ये क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रही? सरकार बेबस दिखेगी तो आदमी कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए, इतना सारा कानून है, सब कुछ रहता है, कानून रहते हुए भी अपराध तो घटते हैं, सब कुछ होता है। तो ये देखिए, कहीं हम व्यवस्था तो हमेशा करते हैं कि ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन कहीं कहीं व्यवस्था में कहीं लूप होल रह जाता है या कुछ हो जाता है, या लोगों की नीयत ऐसी है कि इस तरह से। सरकार तो कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, सरकार तो कोशिश लगातार करते रहती है कि भाई ठीक ठाक से हो एग्ज़ाम, हमारी मंशा रहती है हमेशा जी। और आप देखिए कि अभी फिलहाल बिहार में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, अभी वहाँ भी एक कानून लाया गया है, 24 जुलाई को पेश हुआ। जी पेश हुआ, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024। ये विधेयक पेश हुआ और इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं कि जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का फाइन की व्यवस्था की गई है और सजा की व्यवस्था की गई है। कि पहले के जो प्रावधान थे इस तरह के चोरी के और इस तरह के, उससे भी बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। सब कुछ किया जा रहा है, जहाँ भी पूरे केस को जहाँ जहाँ पे लूप होल था उसको एनालाइज किया जा रहा है, सब कुछ करके हम लोग कोशिश पूरी तरह से करते हैं। अब देखिए ना कि ये कंप्यूटर हैकिंग का ही मामला है, कौन कितना एंटीवायरस सब कुछ लगा हुआ रहता है, सब लोग करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर भी जो है कोई ना कोई जो है एक वायरस डाल देता है। अभी फ़िलहाल आप देखें माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो केओस मचा एक तरह से, एक हुआ ना कि सब जगह पे एंटीवायरस सब कुछ लगाया हुआ है, फिर भी सिस्टम फेल करता है कभी ना कभी। कोई ना कोई ऐसा कोई ब्रिलियंट माइंड लगा कर कहाँ से एक लूप होल निकाल के कर लेता है। हमारा एकदम इंटेंशन साफ़ है, सरकार की नीयत साफ़ है कि हम लोग स्वच्छ एग्ज़ाम कराएं, सबको स्वच्छता से जो है परीक्षा हो, और इसके लिए लगातार काम किया गया। अब देखिए कि एक समय एक फ़ोटो निकला था आप कि दीवार पे लोग चढ़े हुए थे चोरी करा, संतोष सिंह की किताब है बिहार रूल्ड मिसरूल्ड, उसके कवर पे ये फोटो छपी थी। जब ये तस्वीर आई और ये हुआ तो तुरंत जो है CM साहब ने तुरंत वहाँ पे जो उसके अध्यक्ष थे बिहार बोर्ड को, उनको बुलाया और उस पर कार्रवाई की, तुरंत उनको हटाया गया। और उसके बाद फिर एक अलग लोगों को दायित्व दे करके IAS अफसर को वहाँ पर बिठा करके आप पूरा रिफॉर्म्स करवाएगा परीक्षा में। आप देखिए उस समय से कितना सुचारू रूप से समय से पहले रिजल्ट दिया जा रहा है। बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम चल रहा है इतना दिनों से, फिर आप उस तरह की घटना फिर से वो उस तरह की छवि आपको दिखती नहीं है। पटना में देखिए बस कई बार कुछ एक बार टॉपर गड़बड़ा जाते हैं, बेसिक सवालों के जवाब नहीं दे पाते। उसी में गड़बड़ाए थे जो आप बोल रहे थे ना, उसी में गड़बड़ाए थे। जब टॉपर से पूछा गया तो उसे कोई सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे जी। उसी समय की बात है। और उस समय टॉपर का सबका पेपर सब निकलवाया गया तो फर्जी थे। तो उस समय तो बाद में ये सारा रिफॉर्म्स किया गया, बहुत लंबे चौड़ा रिफॉर्म्स किया गया था, और उसका ये हुआ असर कि उसके बाद से ये घटनाएं बंद हो गई। फिर हम लोगों ने बड़ा सा एग्जामिनेशन सेंटर बनाया है, 25,000 की कैपेसिटी का एक सेंटर पटना में बना, कि ताकि एकदम पूरा फुल गाइडिंग में पूरे अधिकारियों के निगरानी में सारा एग्ज़ाम हो। इतना बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर बिहार में नहीं था कहीं। 25,000 एक जगह बैठ करके एग्ज़ाम दे रहे हों, कैमरा लगा हो, CCTV कैमरा हो, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लगे हों, पूरी निगरानी हो, इस तरह की सारी व्यवस्था की रहे। प्रमंडलीय स्तर पे इस तरह के भवन बनाए जा रहे हैं ताकि जो है एग्ज़ाम से सेंट्रलाइज करके हम उसको कंट्रोल वे में कर सकें। होता क्या है कि बहुत सारे स्कूलों में सेंटर रह जाता है, वहाँ पर आप बहुत चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कई शिक्षक इन्वॉल्व होते हैं, कुछ होते हैं। इसलिए ये परीक्षा की व्यवस्था को जितना सेंट्रलाइज करके, जितना गाइडेड रूप में वो किया जाए, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह के कड़े प्रावधान शराबबंदी को लेकर भी हैं क्या? आई वॉन्ट टू से इट मिस्टर मनीष वर्मा ऑन रिकॉर्ड, बिहार में शराबबंदी फेल है। बिहार के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पे खुलेआम शराब की तस्करी होती है। बिहार में थाने चौकियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके कई आप यू टॉक टू एनी जर्नलिस्ट, यू टॉक टू एनीबडी, दे से जी बिहार में शराबबंदी है, और अगला वाक्य होता है
बिहार में शराब की होम डिलीवरी भी है, और इसीलिए जब हम लोग इलेक्शन रिपोर्टिंग में जाते हैं, नॉन इलेक्शन डेज में जाते हैं, कितने ही लोग मिलते हैं जो ऑन कैमरा धुत होकर कहते हैं कि चलिए आपको दिलवा देते हैं। एक ये सत्य है। दूसरा सत्य, इसी के पैरेलल जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, साल दर साल मिल रहे हैं। लोगों ने कहा है कि ये शराबबंदी देश में कहीं सफल नहीं हुई। हरियाणा में बंसीलाल लाए थे, उन्हें वापस लेना पड़ा। नीतीश कुमार अड़े हुए हैं और इसके चलते एक पैरेलल इकॉनमी बिल्ड हो गई है। शराबबंदी पर आपका क्या सोचना है? देखिए, शराबबंदी जो जिस समय लागू हुई थी उस समय की परिस्थिति का देखिए, अप्रैल 2016। हाँ, अप्रैल, उससे पहले की परिस्थिति का देखिए कि हम लोगों ने शराब की दुकानें खुलवाई थी, ठेका दिलवाया था जगह जगह पे। हुआ ये था कि जो दुकानें थी उससे भी बाहर ले करके लोग बेचते थे शराब, और गांव-गांव में शराब बहुत ज़ोर से पहुंच रही थी। बच्चे बच्चे शराब पी रहे थे और बहुत ज़ोर से गांव में प्रोटेस्ट हो रहा था कि भाई कि ये सरकार क्या कर रही है, सारा बच्चों को बेवड़ा बना रही है क्या। सरकार उस समय जो उसको 5,000 करोड़ उसका रेवेन्यू आता था उस वक्त, है। सब जगह प्रोटेस्ट एक तरह से चल रहा था कि भाई कि शराबबंदी, मतलब कि इस तरह से क्यों आप खुलवा रहे हैं, क्यों गांव-गांव तक शराब पहुंच रही है, क्यों बच्चे इस तरह से बिगड़ रहे हैं, सरकार का इसमें क्या रोल है। तो इस तरह का माहौल था। इसी दौरान जो है एक जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक मीटिंग होती है, SHG जितने भी स्वयं सहायता समूह का जीविका की एक मीटिंग होती है, बड़ी सी मीटिंग होती है। उसमें लोगों ने मांग उठाई, जीविका के लोगों ने, कि भाई शराबबंदी कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय काफ़ी सोच करके फिर उधर से बोले कि ठीक है, सरकार में आएंगे तो करेंगे। और उसी समय से, चूँकि मुख्यमंत्री जी का खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो बचपन में उन्होंने पढ़ाई की, देखा कि शराब के चलते किस तरह से गांव में मारा पीटी, लड़ाई झगड़े, परिवार कैसे बिगड़ता है, कितना झगड़ा का आवाज़ आता है, उन्होंने महसूस किया होगा। ऐसा नहीं कि डिसीजन एकाएक मतलब कि किसी ने कह दिया और कर दिया। उन्होंने बहुत लंबे समय तक इस चीज़ को महसूस किया कि शराब के कितने नुकसान हैं सोसाइटी को। और ये सब चीज़ों को देख करके, नाप तौल करके, आदमी हमेशा चाहता है कि, कोई नहीं चाहता कि शराब चारों तरफ पीते रहे, बच्चे शराब पी, महिलाएं शराब पिएँ, सब लोग शराब पिएँ, कोई भी नहीं चाहता है। यदि आप उनसे भी कहेंगे तो वही शराबी लोग भी चाहेंगे, नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे शराब पिएँ। पर इस तरह से तो पूरे देश में बंद कर देना चाहिए। एक मिनट, तो ये जो स्थिति उस समय पैदा हुई उस समय का, तो उस समय मुख्यमंत्री जी का जो था मानना था कि भाई कि शराबबंदी लागू करनी चाहिए। और कर्पूरी ठाकुर जी ने एक बार प्रयास किया था वहाँ पर बिहार में, सफल नहीं हो पाए। 1 साल लागू, उनकी सरकार ही 1.5 साल चली, तो उस समय वापस नई सरकार आई तो वापस हो गई। तो हमेशा 1977 की बात हाँ कर रहे हैं। जी, कर्पूरी ठाकुर जी के समय। तो उस समय की बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में भी रहता था कि देखिए हम लोग लागू नहीं कर पाए, यदि होता तो शायद अच्छा कर पाते। उसके बाद CM साहब ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वगैरह, शराब पे, अल्कोहल पे WHO की रिपोर्ट है, उसका भी अध्ययन किया। उसमें देखा कि शराब से कितने नुकसान होते हैं। पहले लोग शराब को उतना बुरा नहीं मानते थे। शराब का आप देखिएगा तो लोग कहते हैं 2 पैक पिएगा इससे अच्छा रहता है और अच्छा होता है। हाँ, कम कम थोड़ा शराब और वाइन थोड़ा पी लें तो अच्छा रहता है, हेल्थ भी अच्छा रहता है। लिटिल थोड़ा पीना चाहिए। लेकिन बाद में जो रिसर्च आप देखिएगा, WHO की रिपोर्ट है, उसमें शराब के जो नुकसान हैं, और आज जो सरीन साहब हैं, लीवर के एक्सपर्ट हैं, सब ILBS के डॉक्टर सरीन जी, उनका भी मैं टॉक देख रहा था। तो ये सारा रिपोर्ट वो तो इतना खिलाफ हैं शराब, किसी भी तरह का नशा, आपको इतनी एक्सरसाइज करनी, इतनी कॉफी, मतलब इतना नहीं कि इससे मतलब कि ये पता चलता है कि मैंने शराब का कितना नुकसान है। पहले मैं भी समझता था कि लोग जो है 1 पैक पी लें तो उससे क्या होगा, लेकिन 1 पैक भी पीना जो है कितना डेंजरस है हेल्थ के लिए। लोग महसूस नहीं करते क्योंकि ये स्लो पॉइजन है, तुरंत असर नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये आपके पूरे सिस्टम को बिगाड़ देगा। सब कुछ असर है। कैंसर का मेजर कॉज है, बताइए कि लीवर, ये पूरा स्टोमक कैंसर का मेजर कॉज है। 29 तरह की बीमारियों का इसका जड़ है। तरह तरह का सोसाइटी में डिसफंक्शनलिटी लाता है। हम लोग तो देखते थे कि मैं भी देखा हूँ अपने परिवार के आसपास जो रहते थे लोग, कैसे मतलब कि मजदूर आते हैं और सारा पैसा उड़ा जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो ये सब बैकग्राउंड है, एक सोच है कि भाई कि ये सब करने से शायद जो गरीब तबका है, जो अनजाने में अपना जो है पूरा
भविष्य खराब कर रहा है, बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, महिलाएं जो है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस बढ़ रहा है। तो शायद जो है इस स्टेप से करने से हम लोग वो चीज़ जो है अचीव कर पाएँ जिसमें समाज में शांति हो, लोगों का विकास हो और बच्चे अच्छे वातावरण में ग्रो कर पाएँ। शायद सोच यही रही होगी, इसी कारण इन्होंने लागू किया और बड़ी कड़ाई से लागू किया। शुरू में काफ़ी बड़े कड़े प्रावधान थे, बहुत ज़्यादा ही अनावश्यक रूप से कड़े प्रावधान थे, संपत्ति कुर्क तक करने का ये था। तो बाद में जब वो लागू हुआ, कि वो चाहते थे कि पूरी तरह से लागू, क्योंकि जैसे इन्होंने पहले सोचा था कि देसी शराब पहले करेंगे और देसी शराब में चूंकि गांव के लोग इफेक्ट होते हैं, गरीब लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद विदेशी करेंगे। तो लेकिन जैसे ही देसी हुआ कि चारों तरफ से और प्रोटेस्ट आने लगा शहरों में भी कि भाई कि वहाँ आप कर रहे हैं तो यहाँ की नहीं कर रहे हैं, पिकेटिंग वगैरह होना शुरू हो गया, महिलाएं घेराव उराव करना शुरू कर दी। तो फिर 3-4 दिन के बाद विदेशी में भी उसमें शराबबंदी लागू कर दी गई और इस तरह से शुरू में काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए और कई लोगों को जेल भी हुआ, ये भी हुआ। बाद में ये महसूस किया गया कि इतने कड़े प्रावधान में थोड़ा ढील देना ज़रूरी है, क्योंकि पीने वाला तो भाई कहीं पी भी ले तो इसका मतलब नहीं कि उसको जेल में डाल दिया जाए। तो उसके लिए फिर उसके रियायत की गई और उसको जो है फर्स्ट टाइम ऑफेंस के लिए कुछ जैसे पैसे वैसे फ़ाइन लेकर के छोड़ा गया। इस तरह से तो चल रही है ये हमेशा। जब भी कोई आप प्रोहिबिशन का काम करते हैं, ड्रग्स का देख लीजिए, ड्रग्स आप ये स्लो पॉइजन कहिए, वो इससे और तेज पॉइजन है, जल्दी असर करता है। नारकोटिक्स ले लीजिए, कहाँ विदेशों में कहाँ नहीं बैन है बताइए, हैं अमेरिका में नहीं बैन है, वहाँ नहीं बैन है, कुछ ही कंट्री होगा जो इसको सपोर्ट करता होगा ड्रग्स को। लेकिन ड्रग्स तो पूरे सब जगह बैन है, सब कुछ है, कोशिश कर रही है सरकारें, चल रहा है, लेकिन कोशिश तो कर रही है। अब हम पूरा का पूरा यदि छोड़ दें, सब कुछ को इस तरह से छोड़ दें कि भाई कि ये भी चले वो भी चले, सब कुछ चले, तो हमारे जनरेशन का क्या होगा? सिर्फ उनके विवेक पर, बच्चों के विवेक पे छोड़ दें कि भाई इनको विवेक रहेगा तो ये नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। जो हम लोग का एज का ग्रुप है, जो 16, 17, 15 के बाद 14 साल के बाद का एज ग्रुप है, वो थोड़ा सा हार्मोनल इफेक्ट में रहता है, एक्सपेरिमेंट करता है, अनजान भी रहता है और कब उसको लत लग जाए पता ही नहीं चलता है, पीयर प्रेशर में कब क्या हो जाए। तो इस तरह से जब होता है तो इसका असर पड़ता है, जनरेशन पे असर पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं। और नीतीश कुमार जी समाजवादी सोच के हैं, उनको लगता है कि गरीब को, इतना गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, यदि इनसे इनका लाभ हो जाए, इनके बच्चे की हालत अच्छी हो जाए, इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, महिलाओं की स्थिति सुधरे, तो क्यों ना जरूरी से। तो इन्होंने काफ़ी कोशिश की है, गरीबों की चिंता करते हुए शराबबंदी कर दी। जरूर। उन्हीं कुछ गरीबों के आंकड़े दे रहा हूं आपको मनीष वर्मा जी। सिलसिला शुरू होता है गोपालगंज से। खजूरबन्नी मोहल्ला, अगस्त 2016, 16 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत। जी। आप साल बोलते जाइए, मैं आपको आंकड़ा देता जाऊंगा। देश में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या में बिहार अव्वल नंबर पर है। देखिए, बात जो है शराबबंदी के कारण, देखिए ये वाली जो घटना है, मैं उड़ीसा में भी था एक समय और उड़ीसा के गंजाम ज़िले में भी था। यहाँ पे शराबबंदी लागू नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी एक हुश ट्रेजेडी काफ़ी बड़ी हुई थी। तो ये देखिए, ये जो जहाँ पे इस तरह का जो गलत ढंग से शराब बनाया जाता है, वहाँ पर ये शराब, ये रहते हुए भी, शराब बिकते हुए भी लोगों का ग्रीड रहता है, ये हम सस्ती शराब बना दें और उसको बेच दें। तो जहाँ भी जो है इस तरह का ग्रीड रहेगा तो होगा। अब तमिलनाडु का भी एग्जाम्पल देखिए, वहाँ तो शराबबंदी नहीं है। तमिलनाडु में अभी कितना बड़ा हुश ट्रेजेडी हुआ है। कई मैं आपको हर स्टेट का गिना दूँ जहाँ पे शराब फ्रीली बिकती है, आराम से बिकती है, वहाँ भी हुश ट्रेजेडी होती है। हुश ट्रेजेडी का रिलेशनशिप होता है ग्रीड से। जो आदमी पैसा बनाना चाहता है सस्ती शराब बेच करके, वहाँ भी बेच करके बना सकता है। यहाँ तो चलिए बना करके नहीं मिल रहा है तो बना रहा है, लेकिन वहाँ तो मिलते हुए बना रहा है। मतलब ये है कि ये आप कह नहीं सकते श्योरली कि भाई इसी के कारण आपकी हुश ट्रेजेडी हो रही। हुश ट्रेजेडी और सब राज्यों में सब जगह हो रही है। आप गिना लीजिए, कई नंबर में बहुत फर्क है सर। नंबर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। 2-3 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। आप तमिलनाडु का देखिए, अभी बड़े इंसिडेंट तो यहाँ भी हैं। छपरा में 70 मरे थे। हाँ, तमिलनाडु का देख लीजिए, काफ़ी मरे हैं। तो आपके एक पार्टी के पुराने मित्र से हमारी बात हो रही थी जी। पुराने इसलिए कहे से कि अब वो अपनी पार्टी शुरू कर रहे हैं। प्रशांत किशोर नाम है, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं जेडीयू के। वो कभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अपनी मजलिसों में, सभाओं में साफ तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी का कानून बनाया
सब गरीब गुरबा को जेल में भर दिया। जो पैसे वाला है वो छूट जाता है, जो गरीब है वो जेल में सड़ता रहता है शराबबंदी के इस कानून के चलते। देखिए, ये उनका मानना है। कभी वो भी नीतीश कुमार जी के साथ थे, उनके विचारों से प्रभावित होकर फिर के। क्या हुआ, क्यों अलग हो गए? अब उनका पर्सनल मामला है कि क्या आप उनके। तो सीएमओ में थे, करीब से देख रहे होंगे। नहीं, उस समय जब वो थे उस समय मैं बाहर था, सीएमओ में नहीं था उस वक्त। हाँ, जिस समय 2018-19 में आप सीएमओ में नहीं थे? 18-19 में वो कहाँ थे साथ? तभी तो गए। वो चले गए, लेकिन उस समय मैं पॉलिटिक्स वगैरह जो ये सब जो है ये सब मैं देखता नहीं था। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में रहता था, क्योंकि सचिव था तो बेसिकली वही काम हुए। प्रशांत किशोर जी से भी 1-2 बार ही मिलना हुआ वहाँ से। मैं बहुत जानता नहीं हूँ इसके विषय में कि क्या कारण है। अभी बात मुलाकात नहीं होती है? अभी भी हमको लगता है कि इधर बात नहीं हुई। एक बार दुआ सलाम हुआ था रास्ते में, कहीं वो जा रहे थे रैली वैली में, तो ऐसे प्रणाम करने का मौका मिला। लेकिन ये उनका, ये दोनों आप लोगों के बड़े पैरेलल ट्रैक है ना, दोनों की लेटरल एंट्री है। देखिए, लैटरल ये कह सकते हैं कि लैटरली, लेकिन बिहार में मैं तो काफ़ी दिनों से काम तो कर ही रहा हूँ। पॉलिसी मेकिंग में, डिलीवरी में, ये सब में तो कर ही रहा हूँ काम। तो उनका जो है, उनका जो अलग क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है प्योर पॉलिटिक्स, इलेक्शन से रिलेटेड उनका क्षेत्र है। वो कैसे किस तरह से कैंपेन करना है, कैंपेन की डिज़ाइनिंग से लेकर के नारा लिखना, हर तरह का काम, आंकड़े का एनालाइज करना, ये सब काम करते हैं। वो पहले से करते रहे। आजकल तो आप दोनों ही प्रतिद्वंदी हैं। नहीं, प्रतिद्वंदी के उनका अपना क्षेत्र है, वो अपने ढंग से काम करते। अब एक ही क्षेत्र है भाई साहब, उनको भी बिहार विधानसभा जीतनी है, आपको भी जीतनी है। नहीं, ठीक है, अब नहीं है कोई फर्क। जी। तब जब ज्वाइन कर लिया मैं पार्टी, मैंने जदयू ज्वाइन किया, तो नेचुरली है कि हमारा भी लक्ष्य है कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जीतना। किसके नेतृत्व में? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। वही होंगे सीएम फेस तो वही होंगे, क्योंकि जब बात चल रही थी तो वहाँ से बीजेपी के लोगों ने भी उन्होंने कहा कि भाई कि 2025 में भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, वो तो अब उन्हें कहना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 272 नहीं है लोकसभा में। कहना पड़ेगा ये नहीं, वो मानते हैं कि नीतीश जी का जो अभी लोकसभा का सम्राट चुनाव, चौधरी को पगड़ी भी उतारनी पड़ेगी सरयू में जाके। देखिए, अपने सब संकल्प बहाने होंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने कहा था, जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि जदयू खत्म हो गई, जदयू का अंतिम, नीतीश कुमार जी का अंतिम काल चल रहा है, ये सब उन्होंने कहा है। तो सब उनके वीडियो में है सब कुछ जी। वो बड़े दिन से प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो गालियां दी है वो नीतीश कुमार जी को ही दी है सबसे, कि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा ये किया। तो क्या वजह है इसकी? प्रशांत किशोर इतना क्यों लक्ष्य करते हैं नीतीश कुमार को? शायद उनको लगता है कि अब देखिए, जहाँ से लक्ष्य करने से कुछ फ़ायदा होगा तभी तो लक्ष्य करेंगे। किसी और को कहेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो टारगेट शायद उन्हीं को करते हैं जी, फॉलो भी उन्हीं को करते हैं। फॉलो भी उन्हीं को करते हैं? कैसे? अब फॉलो तो करते ही थे ना, तभी ना उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। क्यों ज्वाइन किया? अब उनको लगता है कि नीतीश कुमार बदल गए हैं, लेकिन मैं तो शुरू से ही देख रहा हूँ, 8 सालों से काम कर रहा हूँ, कहाँ बदलाव आया है। जिस तरह से सर काम करते रहे शुरू से ही, बिहार के लिए हर पल चिंता करते रहते हैं, मैंने किसी को नहीं देखा इस तरह से चिंता करते हुए। चाहे कोई चिंता करते हैं, बदलने की आप बात कर रहे हैं। मतलब हम लोगों को पता नहीं होता था कि एक सुबह सो के उठेंगे तो आज जेडीयू आरजेडी के साथ है, अगली सुबह उठेंगे तो आज जेडीयू बीजेपी के साथ है, फिर आरजेडी के साथ है, फिर बीजेपी के साथ है। मीम बनते हैं सर। अब हम आ गए हैं, कहीं नहीं जाएंगे। और सामने से जो भी अपोजिशन बेंच में कहता है, आप श्योर हो, आप गारंटी देके कह सकते हो नहीं जाएंगे। नहीं, ये बात तो देखिए, पॉलिटिक्स में सिचुएशन चेंज होता रहता है, इतना चेंज होता है। 15 से लेके 24 तक 4 बार फ्लिप हो गया। नहीं, 15 से फिर देखिए, सिचुएशन जिस तरह से बनती रहती है, हम लोग को देखिए बिहार के हितों को रिप्रेजेंट करना है। हम जिस तरह से देखते हैं कि बिहार का हित इसमें प्रोटेक्टेड है, हम उस तरह से गठबंधन में काम करते रहें। और जब तक पहले तो हमारे वजूद को बचाना है। हम अपने को ठीक नहीं रख पाएंगे तो बिहार का क्या चिंता कर पाएंगे। तो पहले तो हम अपने को प्रोटेक्ट करेंगे, तभी तो और इसका काम कर पाएंगे। तो जब इस तरह की बातें हो रही कि सब तरह से अटैक हो रहा है, एनिहिलेट करने की बात हो रही है, तो उसमें स्वयं को बचाना और स्वयं को इस्टेब्लिश करके रखना, हमारी नीतियों को इस्टेब्लिश करके रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उस समय पॉलिटिक्स में हर तरह की बात होती है। सबसे बड़ा जो होता है कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। हमने हमेशा गठबंधन यदि बदला है तो ऐसा नहीं है हमने अपनी नीतियां नहीं बदली। 7 निश्चय जो चल रहा था, जो पहले जिस गठबंधन में चल रहा था, वही 7 निश्चय बाद भी चला है।
बात भी नीति वही बदली हो नीतियां। ना बदली हो, मुख्यमंत्री नहीं बदले, जो ऑपरेटिंग पार्ट है। नहीं, यदि मुख्यमंत्री बदले तो ये तो बदल ही जाता। जी, मुख्यमंत्री जो है, यही जो हम इलेक्शन में प्रॉमिस करके गए थे, उसी काम को हमने इम्प्लीमेंट किया। चाहे इस गठबंधन में रहे, चाहे उस गठबंधन में, उन्होंने स्वीकार किया, जो हमारे साथ आए, हमारी नीतियों को स्वीकार किया। क्या वजह रही पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की इतनी खराब परफॉर्मेंस की? एक अरसे बाद आप तीसरे नंबर पर चले गए। देखिए, उस समय की जो परिस्थिति है, उस समय का जो जिस तरह का अलायंस में, उस समय सब लोग जानते हैं एलजेपी का जो रोल रहा है। उस समय उन्होंने पैरेलल एक अलग से खड़ा किया। पहले गठबंधन में लड़ते थे, लेकिन पैरेलल खड़ा किया, और उसका रिजल्ट निकला कि कुछ वोट जो है उसमें ट्रांसफ़र हो गए। तो कई जगह पे हम लोग की हार उस कारण हुई है, एलजेपी की वजह से। एलजेपी की वजह से। चिराग पासवान कहते हैं कि उनको और उनके पिता रामविलास पासवान जी को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला, और राज्यसभा के लिए खास तौर पर नीतीश कुमार ने जिस तरह का बिहेवियर किया। हाल में ही द हिंदू की पत्रकार हैं शोभना, उनकी रामविलास पासवान पे बायोग्राफी आई, जिसमें विस्तार से लिखा है नीतीश ने घंटों इंतजार करवाया, बहुत मान मनव्वल के बाद किसी तरह से पहुंचे। तो चिराग का कहना है, मैं अपने पिता की बेइज्जती होते देख रहा था, मुझे तो बदला लेना था। अब हालांकि सब ठीक भी बता रहे हैं। देखिए भाई, राजनीति में सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है। रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, सब लोग साथ एक कंटेम्प्रेरी लोग हैं, सब लोग काम किए हुए हैं। जगह जगह पर कोलैबोरेशन भी हुआ है, और कई जगह पर थोड़ा मतभिन्नता भी हुई होगी। लेकिन ऐसा है कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उनको राज्यसभा भिजवाने का काम किया था। जी, मदद मुख्यमंत्री जी ने ही किया था। बीजेपी की तमाम चिरौरी के बाद नहीं, करने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने करवाया था उनका। जेपी नड्डा को फोन करना पड़ा, अब जाइए जाकर मिलिए मुख्यमंत्री से। देखिए, उतना एयरपोर्ट जो से कहने सीधे तो कने मार। ऐसे उनके हृदय में कभी भी नहीं था कि उनको मदद करने की इच्छा थी। लेकिन अब चिराग जी को कुछ भी लग सकता है, हो सकता है किसी बात से हर्ट हुए होंगे, लेकिन मैं इतने दिन रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी को हर्ट करने की मनसा माननीय मुख्यमंत्री जी को रहा। मन से माफ कर दिया नीतीश जी ने चिराग को? वो तो उस समय भी माफ करते हैं, वो कभी दिल में यू सेड कि ये सबसे बड़ी वजह एलजेपी का। नहीं, उस समय नहीं, वो आपने कहा उस समय जो चिराग जी बोले हैं कि भाई कि उस समय हम हर्ट हो गए थे, इसीलिए इस तरह का काम किया है। ठीक है, उनका इस तरह से इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन सच्चाई जरूरी नहीं कि जो इनका इंटरप्रिटेशन है वही हो। तो यह मुख्यमंत्री जी के मन में क्या रहा होगा, उन्होंने इंटरप्रेट किया इस बात को। और आज देखिए कि परिस्थिति है, साथ में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से चिराग जी की पार्टी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया। चिराग जी भी जो है अनेक क्षेत्रों में हम लोग के साथ जाके प्रचार किया। तो साथ में ये सब चलता रहता है। कई डिफरेंसेस होते हैं, कई बार पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि 1984 बैच के आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। सब कुछ तो दिया नीतीश बाबू ने उनको, डेपुटेशंस पे ले गए, होम कार्डर में ले गए, राज्यसभा भेज दिया, भारत सरकार का मंत्री भी बनवा दिया। फिर क्यों खफा खफा और रफा दफा से हो गए आरसीपी सिंह? क्योंकि जितनी दफ़ा मनीष वर्मा का जिक्र आता है, उतनी दफ़ा एक शेपक जोड़ दिया जाता है कि इससे पहले भी एक आईएएस थे जो बड़े करीबी थे। नहीं, ये संयोग की बात है। पहले आरसीपी सिंह जो रहते थे वो भी प्रधान सचिव थे यहाँ पे, और उन्होंने भी वीआरएस लिया था जी, और करके पार्टी की कमान, मतलब कि महासचिव वो भी रहा, काफ़ी दिनों तक थे, पार्टी को देख रेख करते थे, और काफ़ी साथ 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको बनाया गया। तो मुझे लगता है कि जितना भी सम्मान पार्टी की तरफ से है उनको मिला था। What went wrong? अब क्या है, एक तो कहते हैं कि भाई कि एक जो बाहर में खबर रहती है कि इच्छा के विरुद्ध जाकर के वो खुद जो है, उनको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो खुद ही वो मिनिस्ट्री का चार्ज ले लिए। थोड़ा इसको विस्तार से बता दीजिए भाई साहब। ये हमको बहुत क्लियर नहीं है, हम अभी नए हैं, इस चीज़ को हम विषय में नहीं विशेष अरे आप पार्टी में ऑन पेपर नए हैं, हाँ, पर ये तो हमको भी पता है कि आप लोग यू गाइस आर सो थिक। नहीं, तो ये तो आपको पता ही होगा ना क्या चल रहा है। मालूम है कि हम लोग का स्टैंड था कि भाई कि हम लोग नहीं लेंगे, या 2 मंत्री पद हाँ, लेंगे। हम लोग चाहते थे कि 3 मंत्री पद हम लोग मिले, लेकिन एक ही ऑफर, चूंकि स्ट्रेंथ हमारा 16 था और कुछ लोग का 2 एमपी भी थे, उनको भी 1 मिल रहा था और हमें भी एक मिल रहा था। तो हम लोगों ने कहा था कि भाई कि 16 हमारे पास हैं, तो हम लोग को काफ़ी लोगों को एकोमोडेट करना होगा, इसलिए हमें 3 मंत्री पद दिया जाए। तो नहीं मिला, तो शायद पार्टी का स्टैंड, शायद, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, शायद स्टैंड था कि भाई हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन इसके विरुद्ध जाते हुए अब वो कहते हैं कि नहीं,
हम तो पूछ करके लिए, लेकिन सब जगह से ये बात आती है कि नहीं, उन्होंने खुद ही ले लिया। नीतीश जी की तरफ से क्या बात आती है? नीतीश जी की तरफ से तो क्लियर कट जो है बात तो एक तरह से नहीं, लेकिन एक बात कहा जाता है कि भाई कि उन्होंने स्वयं ले लिया इस तरह से। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि स्वयं ही थे, स्वयं निर्णय ले सकते थे, खुद ही निर्णय ले करके ज्वाइन कर लिए। तो यहाँ पर जो है अब आरसीपीसी की तरफ से, उनकी तरफ से कई बार आया कि नहीं भाई हम पूछ के लिए, इनकी तरफ से है कि नहीं लिया। अब इसमें मतभेद हो गया, और जब मतभेद हो गया तो इसको कहीं ना कहीं उनको भी जो है ईगो पे नहीं लेना चाहिए था जी। और चूंकि जिस व्यक्ति के साथ आप 16 साल साथ में काम किए हों, इतना आपको मान सम्मान दिया, साथ में रखा, और उससे क्या ईगो करना। लेकिन ईगो करते रहे और ऐसे ही जब डिफरेंसेस बढ़ते गए और लास्ट में ये हुआ कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटना पड़ा। फिर बाद में फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन। बीजेपी में चले गए, खूब भला बुरा कहा। हाँ, जितना इस जन्म तो छोड़िए, 7 जन्म में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जो उनको कहना था उन्होंने कहा है, ये उनका है मन। वो जिस तरह से बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है, फ्रीडम है उसके पास, कुछ भी बोल सकता है। अभी आप लेकिन लोगों का मानना है, सब लोग जो कि हम लोग भी नालंदा से आते हैं, कि ऐसे बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने शब्दों का चयन किया, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ये करते हैं। पलट की तैयारी में थे क्या? हम नहीं जानते हैं, क्या ना कि हम तो अभी नए हैं पॉलिटिक्स में, कितनी जानकारी होगी हमें। पॉलिटिक्स में नए हैं, लेकिन राजनीति के गर्भगृह में तो आप काफी समय से पदस्थापित हैं। आई विल नॉट बाय दिस लॉजिक सर कि आप, ठीक है ऑन पेपर आप नए हैं, आप खद्दरधारी हो गए हैं, लेकिन यू वर देयर। नहीं, आई वाज देयर, लेकिन मुझे जो आप एक चीज समझ लीजिए, और आप तो आपदा प्रबंधन के मेंबर थे, इससे बड़ी और क्या आपदा है नीतीश कुमार के ऊपर? अबे सुना जाए इस बात को। जी बताएं। कि देखिए, यहाँ पर जो है नीतीश कुमार जी, जो उनका एक टिपिकल बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि जो व्यक्ति सरकार में काम करता है वो सिर्फ सरकारी काम से मतलब रखता है, और जो पॉलिटिक्स करता है वो पॉलिटिक्स में मतलब रखता है। हम लोग सरकारी काम से रिलेटेड हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, पूरे समय काम किया हूँ। वी वर नेवर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल अफेयर्स। वो नहीं करते सर। सर ने बहुत पूरे समय से एक डिस्टिंक्शन बना के रखा है कि जो व्यक्ति सरकारी है वो सरकारी काम करेगा, जो पॉलिटिक्स करता है वो पॉलिटिक्स करेगा। इंटरफेरेंस एक दूसरे के बीच में नहीं होगा। हम लोग ने इतना दिन 5 साल तक काम किया, कभी भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं देखा। इस नीति का वो पालन करते हैं। तो कई जगह पे, कई राज्यों में ऐसा होता है कि जो इस तरह का सेक्रेटरी सीएम होते हैं, इस तरह के होते हैं, वो दोनों चीज़ डील करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा है वो इस चीज़ को नहीं मिलाते हैं। तो ये कहना कि वहाँ गर्भगृह में रहते हुए आप अनजान हैं, तो सचमुच जो है कि उसमें आई वॉज नेवर पार्ट ऑफ डिस्कशन कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जो बाहर में न्यूज़ में, मीडिया में आती थी बातें, उसी से पता चलती थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। और हमारी हिम्मत है नहीं कि हम जाके पूछें। नहीं, नॉर्मली हम लोग कहाँ पूछते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है उसको सर खुद ही डील करते हैं। जब आप ये रिस्पांस दे रहे थे तब आपके जहन में पांडियन साहब का मंजर आ रहा था क्या, कि हाँ कुछ राज्य हैं जहाँ आईएएस रहते रहते लोग फुल टाइम पॉलिटिक्स करने लगते हैं? नहीं, वैसी बात नहीं। कई राज्यों में होता है कि जो सेक्रेटरी सीएम होते हैं वो काफ़ी कुछ पॉलिटिकल भी डील करते हैं जी। लेकिन ऐसा हमारे राज्य में नहीं था। उन्होंने सीएम साहब ने बहुत कैटेगरिकली इसको बना के रखा है शुरू से ही। एज द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, उड़ीसा में जो हुआ, नवीन पटनायक एंड पांडियन आपके बैचमेट भी हैं, आपके लिए क्या सबक है, ज़रा बताइए हम दर्शकों को। उस एपिसोड से पॉलिटिक्स के स्टूडेंट क्या सीखें, नवीन पटनायक और पांडियन एपिसोड से और इस चुनाव में बुरी तरह हार से? देखिए, पांडियन मेरे बैचमेट रहे हैं, साथ हमने काम किया है, साथ हमने ट्रेनिंग करी है। मैं उनको भी जानता हूँ अच्छे से। राज्य में इतने दिन से काम कर रहे थे और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। राज्य हम जब जानते थे, जब वहाँ से 2012 में चले हैं, तो राज्य की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है राज्य की, हम सब लोग भली भांति जानते हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ ही है कि परसेप्शन पे चलता है। अब ऐसा हो गया कि वहाँ पर उनके साथ इस तरह की दुर्घटना हो गई कि लोग ने गलत परसेप्शन उनके विषय में क्रिएट कर दिया, तो ये होता रहता है। आप जानते हैं कि चुनाव में किसी तरह से एक परसेप्शन उड़ा लिया जाए तो कई बार ये बड़ी बड़ी सरकारों को ले डूब। जी, बिहारी वर्सेस बाहरी। हाँ। 2015 बाहर, तो इस तरह का परसेप्शन चलते रहता है लोगों। तो ध्यान रखना चाहिए
परसेप्शन इस तरह से ना हो, काफ़ी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ये चिंता तो मनीष वर्मा को भी खूब रहेगी, अब नेता हैं। परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो 2014 के एक प्रकरण का बार बार आपके अब आलोचक जिक्र करने लगे हैं कि पटना का गांधी मैदान भगदड़ होती है, लोग मरते हैं। कलेक्टर साहब जन्मदिन मना रहे थे बच्चे का एक होटल में और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया इस प्रशासकीय कुप्रबंधन पर। क्या कहेंगे आप? मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे जीवन की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है जी। आप बताएं कि उस समय जो एक रावण वध का कार्यक्रम हुआ करता था जी, और रावण वध का कार्यक्रम जो हुआ उसमें रावण का पुतला का दहन होता है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते थे, गांव से, पटना सिटी से सब लोग जमा होते थे जी। उस समय का सिचुएशन ये था कि जब ये पेपर मेरे पास आया था रावण वध का इंतज़ाम का, तो मेरे से पहले सिर्फ 4 लाइन का ऑर्डर निकलता था कि भाई कि रावण वध का कार्यक्रम है, सारे इंतजाम कर दिए जाएं, ऐसे करके 4 लाइन में लिख दिया जाता था। जब मेरे पास ये पेपर आया, मैं नया ही बना था वहाँ पर, तो मैं कहा यार इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, ये इतना ऐसे कैसे अरेंजमेंट होता है? हम लोग तो काफ़ी इलेबरेट अरेंजमेंट करते हैं किसी भी सिक्योरिटी का। तो हमने काफ़ी इलेबरेट उसको करवाया ना, गोपनीय शाखा में सबको बिठा करके कि सिक्योरिटी का ऐसे इंतजाम होगा, सारा कुछ करवाया, सब कुछ हुआ, करवा करके सब कुछ किया, सब कुछ हुआ उस दिन। और ऐसा अनफॉर्चुनेट 2 चीज़ें उसमें घटना के बाद में एनालिसिस में पता चलती, पहले नहीं पता चलती, कि उस समय पटना सिटी में भी एक कार्यक्रम हुआ करता था उससे पहले। उस साल पटना सिटी में कार्यक्रम किसी कारणवश नहीं हुआ, तो जो भीड़ जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करती एक ही थी जगह आ गई वो एकाएक यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैमाने पे आ गई जी। उतना। और दूसरी बात ये हुई कि जो घटना जो घटी जी, उस समय मैं जस्ट मतलब वहीं पे करीब करीब था वहाँ पे। घटना जस्ट 5:30 के घटना है, शाम हो रहा था इस तरह से जी। और वहाँ से हमको लगता है 300 मीटर की दूरी पे होगा, जहाँ से 300 या 400 मीटर होगा, आधा किलोमीटर होगा मैक्सिमम। जी। राम गुलाम चौक की बात थी जी। वहाँ पे। बाद में जब लोगों से जब बातचीत हुई, घटना घटने के बाद जब एनालाइज किया गया, तो पता चला कि वहाँ से केबल का तार एक गुजर रहा था ऊपर से, जो गेट था ना, गेट के ऊपर से, और पेड़ वेड़ काफ़ी हुआ करते थे, पेड़ पे भी लोग चढ़े हुए थे उस वक्त, और वो तार लेकर के कोई जो कूदा ऊपर से तो तार नीचे गिर गया उसका, और वहाँ पर एक अफवाह उड़ गया कि भाई कि बिजली का तार गिरा, तार गिरा। बिजली का तार गिरने से जो है तार गिरा तो लोग भागने लगे एक तरह से, निकलने के लिए जल्दी, और उसमें भीड़ तो काफ़ी थी, काफ़ी प्रेशर आ गया, और एक तरह से जब तार गिरा तो जो भगदड़ तेज़ी से हुई तो उसमें महिलाएं और बच्चे गिर गए, और उस पर एक के बाद एक गिरते रहे। कुछ ही हमको लगता है 3-4 मिनट की घटना है उसमें 33 लोगों की मौत। इतना हृदय विदारक घटना है। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त, उस दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था, हमने उसको रखा था करीब 7:30 बजे होटल में बगल में रखा था कि भाई ये सब सारे कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा तो बेटे का बर्थडे भी मना लेंगे। पहला बर्थडे था उस बच्चे का, मलकानगिरी में पूर्णिया में पैदा हुआ था, पहला बर्थडे उसका था। तो हमने सब ब्यूरोक्रेट्स और उस सबको इन्वाइट भी किया था कि भाई क्या है, लेकिन वहाँ पर तो हम तो छोड़ दिए थे, वाईफाई को जाना था, ये सब था। जैसे ही हमको ये पता चला, एसपी का फ़ोन उधर से आया कि सर लगता है कि वहाँ पर अंधेरा अंधेरा है, कुछ कुछ है, तो वो क्लियर बता नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने जोर दे के पूछा तो बताया कि कुछ घटना हुई है। तो मैं इमीडिएटली वहाँ से रश करके, जैसे गांधी मैदान से जस्ट निकला हूँ, थोड़ा देर घर पहुँचा हूँ, घर से तुरंत मैं वापस गया वहाँ पर, तो देखा कि काफ़ी चप्पल वप्पल पड़ा हुआ है, और पता चला कि यहाँ से उठा करके सीधा PMCH। मैं सीधा PMCH दौड़ा हूँ। PMCH में जो भी है सारी व्यवस्था, रात भर वहीं रहा, सब कुछ किया। लेकिन एक बात, जो इस जगह का इल्ज़ाम उस समय मीडिया में काफ़ी लोगों ने निकाला कि मनीष वर्मा पार्टी मना रहे थे, ये कर रहे थे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि एक भी फोटोग्राफ, इतने लोग गए हैं, कहीं भी मेरा चेहरा दिखा दें कि पार्टी में हूँ। मैं पार्टी में गया ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। एक मतलब कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कोई भी सिटीजन हो, एक अधिकारी के रूप में आप इमेजिन कर सकते हैं कि सामने में 30 आदमी मर गया हो और दूसरा आदमी पार्टी मनाएगा? ये तो बहुत इनसेंसिटिव पर्सन का काम होगा। अरे हम लोग तो काम करते रहे लोगों के लिए शुरू से ही। क्या ये सत्य है कि गांधी मैदान के इस प्रबंधन में
पश्चिमी तरफ के 2 गेट सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के लिए बंद कर दिए गए थे और भगदड़ की एक वजह ये भी थी। नहीं, उसके पहले जो है जीतन राम मांझी निकले थे तो उसको उन्हीं रास्ते से, और एसपी वहाँ से वो चले गए थे, उनको छोड़ने के लिए गए थे, उनको जहानाबाद जाना था। ऐसा नहीं था कि वो ये है जो घटना कही ना कि इसमें मेजर जो रोल है एकाएक भगदड़ मचने की, कि जैसी तार का जो अफवाह फैला तो उससे पैनिक में, ये पैनिक रिएक्शन था। और एक बार जब गिर जाता है आदमी कहीं पे, आप देखिएगा भगदड़ की घटनाओं में अभी भी एक घटना घटी है, उसमें भी देखा जाएगा कि जैसे ही कोई आदमी गिरता है तो एक के बाद उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाता है, फिर कंट्रोल में नहीं रहता है। और जो मरे थे वो महिलाएं थी, बूढ़े आदमी थे, सबसे कमजोर आदमी जो बच्चे हैं, वल्नरेबल हैं, एकदम जो वल्नरेबल है, उठ नहीं सकता है, वृद्ध महिलाएं हैं, वो सबकी डेथ हुई। मैं जा करके देखा वहाँ पर पीएमसीएच में, इतना मुझे क्या कहें कि पहली बार लाइफ में मुझे लगा कि इस तरह की घटना मेरे कार्यकाल में घटी हुई, कभी सोचा ही नहीं था इस बात में। और मैं बाद में भी सोचता हूँ कि कुछ कर सकता था तो नहीं कुछ कर सकता, मेरे पास जवाब नहीं था कि मैं कुछ वहाँ पर फिर से कोई डिफरेंट कर सकता था। जिस तरह की घटना, इस तरह का जो भगदड़ और इस तरह का ये होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि इंजाम सब कुछ रहने के बावजूद, आप सोचिए कि इतने सालों से रावण वध की घटना चल रही है, इवेंट चल रहा है, 4 लाइन के ऑर्डर पे सब कुछ हो रहा है, और मैं जो है 5-6 पेज का ऑर्डर इलेबरेट सब कुछ करवाने के बाद भी घटना मेरे साथ घटी। तो क्या कहें, सब कुछ मैंने इंजाम करा करके सब कुछ कराते हुए भी हो गया। बाद में मैं कभी भी सोचता हूं कि क्या कर सकता था मैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं वहां पर रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा ही पैनिक रिएक्शन जीतन राम मांझी सरकार का था, उन्होंने आपको हटा दिया जिलाधिकारी के पद से। सरकारें में होती है कि पब्लिक रिएक्शन आता है, जब भी आप सरकार में होते हैं, इस तरह का होते हैं, तो लोगों का एक रिएक्शन होता है कि डीएम, लोग कहते हैं, चूंकि मीडिया में इस तरह की बातें चल गई थी कि डीएम साहब पार्टी मना रहे थे, इस तरह से मैंने खंडन करने की भी कोशिश की, इसीलिए मैंने परसेप्शन की बात कही जब सवाल पे आया। परसेप्शन का मैं कह रहा हूं कि मैंने कोशिश की खंडन करने के लिए, लेकिन एक बार जो चला देता है कि भाई कि मीडिया में चल गया कि भाई इसके कारण ऐसे ये पार्टी मना रहे थे, हमको कितना कि आलोचना का सामना करना पड़ा। बैचमेट्स दूसरी जगह थे, फोन करके बात हुई कि यार पार्टी, हम सोच सकते हो यार ऐसे हो सकता है, यार मैं उस तरह का व्यक्ति हूं, इस तरह का कभी संभव है? और सच्चाई मैं बोलते रह गया, किसी ने सुनी नहीं। हम कहे कि कोई प्रमाण तो दीजिएगा, कोई भी तो प्रमाण, एक फोटोग्राफ होगा, कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, कहीं भी तो होगा कि होटल में जाकर के ये पार्टी मना रहा था। इतने ब्यूरोक्रेट थे वहां पर, लोग पहुंचे थे, कई ब्यूरोक्रेट वहां पहुंचे भी थे, सबको मना कर दिया, पार्टी बंद कर दी गई, कॉल ऑफ कर दिया गया कि जैसी ये घटना हो जाती है उसका तो कोई पार्टी का सवाल होता है। परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो पुल गिरने की बात भी कर लेते हैं। आप तो इंजीनियर भी रहे हैं सर जी। क्या ब्रांच थी आपकी? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक, और जो मैं तो देखिए भाई साहब आर्ट साइड वाला आदमी हूँ। सिविल इंजीनियरिंग मतलब क्या तरीका होना चाहिए सड़क बनाने का, पुल बनाने का, बांध बनाने का, यही है ना? जी जी। ये तरीका बिहार सरकार को क्यों नहीं पता? देखिए, जो इस तरह का जो पहली बार जो टीवी में आया रिपोर्ट कि यहाँ का ब्रिज गिरा, उसके बाद धड़ धड़ 3-4 न्यूज़ आया कि इस तरह से ब्रिज गिर रहा है, क्योंकि गिरा। सही बात है। आप देखिए कि उस समय जो लग रहा था कि लगता है कि जैसे सारा ब्रिज में पूरा करप्शन हो गया, सब कुछ ये हो गया, और नेचुरल जो एक ब्रिज का इमेज आता है गिरते हुए, बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे इसमें सब लोग पैसा खा लिए होंगे इसीलिए गिर गया। पहला जो रिएक्शन होता है वही लगता है कि ये करप्शन का शिकार हो गया जी। और ये बड़ा पावरफुल इमेज होता है। ये जो परसेप्शन की बात होती है बहुत पावरफुल और कोई भी उस समय यदि मीडिया में एक खबर चल रही होती है तो सबसे पहला होगा कि सब लोग खा पी के बराबर कर दिए जी। ये सचमुच की बात है, कोई भी आदमी यही परसीव करेगा। लेकिन जब बात जो है कि जब खबरों को फिर से एनालाइज किया जाता है, सबसे उसको समझा जाता है कि हुआ क्या है, तो 2 तरह का मामला इसमें सामने आया जब पूरा एनालाइज किया गया। एक मामला आया कि भाई कि एक गंडकी नदी है चौड़ा, और उसमें 6 ब्रिज जो गिरे हैं सिर्फ उसी नदी में गिरे जी लगातार। अब सोचिए कि ये ब्रिज जो है 15-20 साल से वहाँ पे खड़ा था, गिरा नहीं था। इतने बार फ्लड का पानी आया, गिरा नहीं था।
इस बार 6 ब्रिज उसी वक्त क्यों गिरा धड़ 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 करके? जब इसके कारणों की जांच की गई तो पता चला कि भाई कि इसमें खुदाई का एक प्रोजेक्ट जो है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक सैंक्शन हुआ था। 170 किलोमीटर लंबा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था, उसमें चौड़ाई भी बढ़ानी थी, गहराई भी बढ़ानी थी। ये काम था कि ताकि पानी जो है एक बेसिन से दूसरे बेसिन में ट्रांसफ़र हो सके। और पहले भी हम लोग रिवर लिंकिंग का कुछ काम कराए थे। तो ये वाले प्रोजेक्ट में देखा गया कि जिसको काम मिला, जो सुपरवाइजिंग इंजीनियर हैं, उनको चाहिए था कि जहाँ ब्रिज का पोर्शन है वहाँ एडिक्वेट प्रोटेक्शन मेजर लें, ताकि जैसे जहाँ पे पिलर है, जहाँ पे खंबे पे खड़ा है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना होता है। पहले आप वहाँ से मिट्टी हटा रहे हैं, चौड़ाई कर रहे हैं, तो आपको पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि वो स्टेबल रहे। लेकिन यहाँ पर वही देखा गया कि जो उनकी लापरवाही है कॉन्ट्रैक्टर का, हमारे सुपरवाइजिंग इंजीनियर की लापरवाही है, खुदवा दिया ऐसे ही। उसके जो पिलर था उसके पास भी सारा खुदवा दिया। नतीजा वही हुआ कि धड़ धड़ करके वहाँ से पानी चला, 6 ब्रिज एक ही पे गिर गए और बार बार नीचे आया। तो यही सोचने की बात है ना कि आखिर क्यों नहीं हुआ ये? 14-15 साल में पानी नहीं आया था, इस बार ही क्यों हुआ? तो कारण साफ आया। तो हमारा इंजीनियर है जिसका काम है मॉनिटरिंग करना, देखना कि भाई इसको ठीक से देखो, तो इनकी तो जवाबदेही बनती है ना भाई। कुछ और देख रहे थे क्या ठेकेदार के सौजन्य से? ठेकेदार जो है अपना कर रहा है, आप नहीं किए, तो नतीजन जो है जितने भी लोग थे उसमें इन्वॉल्व, सब पे कार्रवाई हुई, सारे लोग पे प्रोसीडिंग चल रहा है, जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है राज्य सरकार कर। और ये जो निर्माणाधीन पुल गिरते हैं वो भी मैं बताता हूँ। बाकी जो 3 पुल जो थे उसमें निर्माणाधीन था कि भाई कि आप शटर है, जब कहते हैं कि 15 जून के बाद काम नहीं होता है। नॉर्मली जो प्रैक्टिस है कि बरसात के समय में हम लोग काम नहीं करते हैं, जितना भी है हटा कर साइड से क्लियर करके हम लोग हटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखिए क्या लापरवाही, ये 15 जून के बाद की बात है और आप अभी भी आप कंस्ट्रक्शन हड़बड़ी में कराए जा रहे हो। क्यों कराए जा रहे हैं भाई? निर्माणाधीन अभी क्यों होगा? जब बरसात का सीजन है तो उसमें तो निर्माण होना ही नहीं चाहिए। आप शटर वटर पहले ही से हटा कर, कोई आप कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकते इस तरह का काम। इमरजेंसी में ही, बहुत इमरजेंसी रहेगा तभी काम होगा। लेकिन उस समय देखा गया कि वो लोग शटर वटर करके लगा रहे थे भाई जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में, और उसी चक्कर में एक जगह तो शटर गिर गया, एक जगह पर पूरा का पूरा ऊपर जो कास्टिंग हुई थी वो गिर गया। तो नेचुरल है कि आप जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करेंगे तो गिरेगा ही। अब जब 15 जून के बाद जब नहीं काम करना था, आपको बंद करके सब कुछ समेट वमेट को साइड से हटा देना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं, तो निर्माणाधीन पुल तो गिरेगा ही। ये होता कि पूरा का पूरा बना होता, उसके बाद गिरा होता तो दूसरी बात होती। लेकिन आधा बना है, आधा में वो आपने शटरिंग लगा रखी है, पूरा भस गया ऊपर से। और कितना ज़बरदस्त इसका सीन आता है, पुल गिरा हुआ, कितना खतरनाक लगता है बताइए। बड़ा मतलब कि लगता है कि सब कुछ, लेकिन पुल नहीं गिरता है, सरकार का इकबाल गिरता है। आप बता रहे थे ना कि कंदबाल में मैं बत्ती लगा के घूमता था। एकदम सही बात आप कहते हैं। इससे सरकार की छवि को धक्का लगता है, और हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और इंजीनियर हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है पब्लिक सर्वेंट हैं, और आपको पब्लिक का इस तरह का या सरकार के इमेज की चिंता करनी चाहिए। आपको कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सरकार के इमेज का या पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हो। आपको सरकारी पैसे से ही आपको सैलरी मिलती है। पर मनीष जी, चाहिए से दुनिया कहाँ ही चलती है, सदा सत्य बोलना चाहिए। अब देखिए ये सब कुछ होते हुए भी देखिए हत्या का नीतीश जी को मंच पे हाथ जोड़ रहे हैं, फिर उनको आईएएस अधिकारी रोक रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी तंज कस रहे हैं, बोले ये तो बड़ा लाचार मुख्यमंत्री है, जहाँ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ हाथ जोड़ रहा है, रिया रहा है। देखिए कार्रवाई जो होनी है सब पे हुई है, जितना भी कार्रवाई होनी है सब पे सख्त कार्रवाई हुई है। ये सर का तरीका है, सर के भाई अरे भाई काम कर दीजिए, इस तरह से बोलते हैं, मीटिंगों में भी बोलते रहते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से बोलते हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप कर दीजिए। ये एक तरह से ऑफिसर पर मोरल प्रेशर डालने की बात होती है कि जनरली अब कहते हैं भी नहीं कि भाई कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यार काम कर दो। तो वैसे ही ये है, मीटिंगों में पहले से भी कहते आ रहे हैं कि भाई कि आप काम कीजिए, हम तो आपको सब तरह का फ्रीडम देते हैं, सब तरह का ये करते हैं, जो आप कहते हैं देते हैं, तो आपको काम करना चाहिए। ये लाचारी की बात नहीं है, जिस पे कार्रवाई होनी है हो जाती है, उसमें कमी नहीं रहेगी। जहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए वो होती है। सारे इंजीनियर जो है उस पर सस्पेंड किया गया, उस पर सब प्रोसीडिंग चलेगी। हम तो बराबर देखते रहते हैं कि ऑफिसर बर्खास्त होते रहते हैं।
यहाँ पर सरकार के अंदर में जितनी बर्खास्तगी सर के अंतर्गत होती है शायद ही कभी पहले हुई। जो कार्रवाई ठोस होनी चाहिए, कभी अपराधी को या दोषी को बख्शा नहीं गया है। हम तो फाइल खुद ही डील करवाते रहते हैं। जब आया तो कभी नहीं, सिर्फ साइन होता है सीधा वहाँ। कार्रवाई है तो कार्रवाई है। मैंने कभी शायद ही कभी देखा होगा कि कभी कार्रवाई का फाइल वापस लौटा हो। मनीष जी, अब आप जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जेडीयू और नीतीश सरकार पर आने वाले हर राजनीतिक आक्षेप और हमले का आपको जवाब देना होगा जी। ऐसा संशय लगता है कभी कि अभी तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ बोल देंगे, फिर तेजस्वी यादव के साथ हमारा फिर से गठजोड़ ना हो जाए बिहार के हितों की चिंता करते हुए, तो वैसा हाल ना हो जो बाकी नेताओं का होता है? देखिए, जो आरोप यदि अनर्गल आरोप लगते हैं तो उसको डिफेंड करना ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी ऐसी आरोप नहीं लगा सकता है। और जब बात होती है सच्चाई पे बात होनी, लोग ऐसे परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी भी अपना बनाने की कोशिश करते हैं। क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, कैसे नेता हैं? तेजस्वी जी हैं, लालू जी के पुत्र हैं और उनको विरासत में काफ़ी कुछ मिला है और काफ़ी अब कर रहे हैं भाई। तंज कस रहे हैं आप उन पे? नहीं, काम तो कर ही रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। वो अपना जितना भी काम हो सकता है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो जनता को डिसाइड करना है कि किस प्रकार के नेता हैं, क्या करना है। मेरे कहने और नहीं कहने से कुछ फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है। ये तो जनता डिसाइड करेगी कि उनका जो शासक कौन होगा। किस तरह की वर्किंग कंडीशंस होती थी जब आरजेडी और तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा होते थे? वॉज इट डिफरेंट और बिजनेस एज यूजुअल? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जैसे जैसे काम होता है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार, गठबंधन की सरकार चलाने का बहुत अनुभव है। बहुत सालों से चलाते आ रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं। और तेजस्वी जी तो उनकी ऐसे उम्र भी काफ़ी कम है और ये 33 साल के हैं और उस समय से, तो मुझे नहीं लगता कि चलाने में कोई दिक्कत होती। फिर क्यों बाहर आ गए गठबंधन से? नहीं, जब काम का उन्होंने तरीका देखा, जब उन्होंने देखा कि भाई क्या चल रहा है सरकार में, वहाँ क्या चल रहा था? तरह तरह के आरोप लगे। आप देख ही रहे थे, कुछ समय आरोप लगे, करप्शन के चार्जेज लगे, कंफर्टेबल नहीं थे सर। तो उस तरह के जब जो सीएम होते हैं उनके पास सूचनाएं आती रहती है, तरह तरह से आती रहती है, क्या चल रहा है, किस विभाग में कैसा चल रहा है, लोग बताते रहते हैं। तो एक टिपिंग पॉइंट होता है कहीं पर जब निर्णय लेना पड़ता है। इंटरेस्टिंग। वो टिपिंग पॉइंट क्या था जब नीतीश कुमार और मनीष वर्मा एक साथ बैठे और ये तय हुआ कि मनीष बाबू आप क्या करोगे आईएएस की नौकरी? ठीक है, तुमने बहुत पढ़ाई की, आईआईटी निकाला, आईएएस निकाला, अब वीआरएस ले लो। नहीं, इसमें देखिए ये पर्सनल डिसीजन है। किसी को कोई भी इस तरह का नहीं कह सकता। व्यक्तिगत निर्णय होता है। जीवन का लक्ष्य भी व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है, सब चीज़। मैं कभी भी पहले बचपन से ही कभी सोचता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स में होऊंगा, कभी नहीं सोचा कभी भी, और काम करता रहा एज अधिकारी के रूप में। आप देखे होंगे मेरा सोशल प्रोफाइल या कोई भी प्रोफाइल जो है, चाहे कभी कुछ नहीं रहा। मैंने कभी भी कोई अपना पोस्ट नहीं किया। नहीं, आपको जरूरत नहीं ना, सीईओ बिहार जैसे कई पन्ने हैं फेसबुक पे जो तो आपका प्रमोशन करते हैं। अभी लागू हुआ है। उसके पहले जब आप देखिएगा, मैं काफ़ी वर्षों से काम कर रहा था, 8 वर्षों से। आप फोटो निकालिएगा तो एक ही फोटो आपको निकलेगा, वह पटना डीएम का उस समय की घटना का। वो भी चूंकि न्यूज़ में आया था इसलिए उस समय का डीएम की फोटो है। नहीं तो आप एक मेरा फोटो निकाल के पुराना देख लीजिए, कहीं पोस्ट हुआ हो। मैं मानता हूँ इस बात को कि ब्यूरोक्रेट को सरकार की नीति बनाना सरकार का काम है, ब्यूरोक्रेट का काम है इम्प्लीमेंट करना। और नीति बनाने में ब्यूरोक्रेट सहयोग कर सकता है। ब्यूरोक्रेट हमेशा फेसलेस होता है, हमेशा जो क्रेडिट और डिस्क्रेडिट है सरकार की होती है। जी। तो इस नीति का मैं पालन करते हुए, चाहे उड़ीसा में रहा हूँ चाहे यहाँ रहा हूँ, आप कभी भी मेरे को पेपर में छपते हुए नहीं देखे होंगे। जी। मुझे कोई शौक़ नहीं था कि इसमें जो है मेरी तस्वीर छपे, मैं पॉपुलर हूँ, इस तरह का कोई भी काम। मुझे काम में इंटरेस्ट था। जी। मैं बचपन से ही देखता हूँ कि बिहार की स्थिति क्या है, कैसे हम लोग जीते आ रहे हैं, और जिस तरह से पढ़ाई की मैंने, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर था उस समय का। तो स्थितियाँ मैंने दोनों तरफ से देखी है। 2005 के पहले की भी स्थितियाँ देखी है और 2005 के बाद की भी स्थिति है। उड़ीसा में भी रहता था, जब वापस आता था, घर आता था, बीच में आना जाना लगा रहता था, तो लोग बात करते थे कि किस तरह से बिहार बदल रहा है, कैसे चेंजेज हो रहे हैं। उड़ीसा के न्यूज़ में भी बीच बीच में आता था, नेशनल न्यूज़ सुनते थे, उसमें भी आता था कि ऐसे हुआ, सीएम साहब को ये अवार्ड मिला, बेस्ट सीएम का अवार्ड मिला, ये काम हुआ। और जब घर आता था तो वो भी देखता था कि सड़कें जो थी, जो पहले गड्ढा ही रहता था, सड़कें बन गई, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया,
रात में पहले ये होता था कि 6 बजे के बाद बाहर मत निकलो, कहीं जाना नहीं है बाहर में, आप जल्दी से तुरंत लौट आओ। तो उस तरह की स्थिति को हम लोग तो अपने खुद ही महसूस किया कि किस तरह से बिहार बदला और किस तरह से काम हुआ। 2012 से जब मैं आ रहा हूँ तो खुद ही काम कर रहा हूँ, ऐसे खुद ही देख रहा हूँ लगातार कि कितना काम करने का मौका मिल रहा है, क्या किस तरह से हम बदलने, आपके पास कितना फ्रीडम है हर तरह का काम करने का जी, बिहार की स्थिति को बदलने के लिए। ये तो मुख्यमंत्री जी की कृपा है, हमारे ऊपर भी कृपा थी कि भाई ये काम करने का मौका दिया जी। और कितना गर्व होता है कि इस तरह का काम करते हो, अपने स्टेट के लिए जब आप काम करते हो, अपने मातृभूमि के लिए काम करते हो, तो कितना गर्व अपने को महसूस होता है, आनंद आता है कि चलो जिस समय सोचा था IAS बनने के पहले कि ये काम करेंगे, आज मौका मिला है कि उसी धरती के लिए काम करने का जी। मौका। और ये काम करते करते जब हुआ कि भाई कि अब वापस जाना, 9 साल रह गया था मैं उड़ीसा में लगातार, यहाँ पे बिहार में रह गया था, तो लगा कि भाई कि जा रहे हैं तो फिर ये सब छूट जाएगा। एक था पैशन बिहार के लिए कि बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे, बिहार की धरती के लिए काम करेंगे। एक गर्व होता है भाई, माटी के लिए काम करने का एक अलग मज़ा होता है, आनंद होता है, और ये आनंद का कंपैरिजन और किसी चीज़ से आप नहीं कर सकते। बताइए, आप इतने पैशनेट हैं माटी के लिए, फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में नालंदा की लोकसभा से कौशलेंद्र कुमार का टिकट काट के नीतीश जी ने आपको टिकट नहीं दिया। इतनी सब तैयारी थी? कहाँ तैयारी थी, मैं तो पिछले 1 साल से एक बार भी नहीं गया कहीं, ना कहीं प्रचार प्रसार किया, ना कहीं किसी लोग से मिला। अब नालंदा में भी जाके प्रचार प्रसार करना पड़ेगा जेडीयू को, नीतीश नहीं, सरकार जेडीयू को। की नहीं, एज ए कैंडिडेट मैं होता, अपने को समझता तो जाकर के प्रचार प्रसार क्या करता, मनीष लोगों से वर्मा मिलता। दावेदार नहीं थे नालंदा नहीं, लोकसभा नहीं, से? नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं। आपके शुभचिंतक तो खूब पैरवी कर रहे थे मुख्यमंत्री से। देखिए, लोगों का परसेप्शन अलग होता है। कई लोग जो होते हैं, जो एग्जिस्टिंग डिस्पेंसेशन से नाराज होते हैं, वो अपना सोचते हैं, अपनी तरफ से बात करते हैं। लोगों में एक थी बात, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से हमने किया। हमने कभी नहीं कहा कि भाई कि मैं हम नालंदा के अभ्यर्थी होंगे, कभी नहीं कहा। आप क्यों कहेंगे, आपके अगल बगल के लोग कह रहे हैं ना। नहीं, हमारे अगल बगल के लोग जो है, कुछ ही लोग जो है जिनके मन में था, लेकिन जब स्पष्ट हो गई कि भाई सारे कैंडिडेट को रिपीट किया जा रहा है, एक नीति बनी हुई है, तो भाई नीति के अनुसार काम होगा। इसमें क्या बात है टिकट लेने और टिकट देने की। सर ने जब कह दिया स्पष्ट, पहले ही उन्होंने कस दिया। मुझे तो 6 महीना पहले ही से पता था कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या नीति है जेडीयू की? क्योंकि 2 सीटें खाली हुई हैं, एक विवेक ठाकुर और एक मीसा भारती, दोनों लोकसभा में पहुंच गए हैं। जाहिर सी बात है अब राज्यसभा के चुनाव होंगे। अब देखिए, ये तो गठबंधन का मामला है, सीटें का किस तरह से होगा, किनका चुनाव करना है, ये शीर्ष नेतृत्व जो है वही जानता है, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। आप भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, पॉलिसी तो बता दीजिए। अभी आपने कहा ना कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फैसला ले सकते थे, महासचिव भी तो कुछ बताएं। अध्यक्ष जो है इसके लिए अधिकृत है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो निर्णय शीर्ष स्तर से होता है। आपका मन नहीं है कि दिल्ली में आपका अपना एक स्थायी पता हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर कब तक लल्लन सिंह मंत्री बने रहेंगे? नीतीश जी के विश्वस्त लोग भी तो आए मंत्रिपरिषद में नरेंद्र मोदी की। नहीं, लल्लन जी भी पार्टी के अत्यंत सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। फिर अध्यक्षी क्यों ले ली गई बीच में? पूरा उन्होंने काम किया है। आप देखिए, लल्लन जी का भी इतना दिन से पार्टी के लिए लगे हुए, शुरू से संस्थापक सदस्यों में से एक है, और नीतीश कुमार जी के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक है। लगातार उन्होंने काम किया है। अध्यक्षी क्यों ले ली गई बीच में अध्यक्षी क्यों ले ली? उन्होंने खुद ही कहा, जब उनको चुनाव लड़ना था। जब संकेत कर दिया जाएगा तो कहना ही पड़ेगा। नहीं, जब चुनाव उनको लड़ना था, और मुंगेर का चुनाव था उस समय, उनको वहां से लोकसभा तो पहले भी लड़े थे। नहीं, इस समय जो हुआ, जिस समय अध्यक्ष थे उसी समय चुनाव लड़ना, उन्होंने ही ऑफर किया कि देखिए ये दोनों काम हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कि आप इस चीज़ को हटा लीजिए, हमको जो है चुनाव में फोकस करने दीजिए। मुझे लगता है कि यही निर्णय का कारण बना कि आप देखें, मेरी चुनाव काफ़ी टफ रहा है, ऐसा आसान भी नहीं रहा है, काफ़ी मेहनत उन्होंने की है, और सब लोगों के सपोर्ट से वो बने भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि काफ़ी इतना फोकस करने के बाद भी इतना टफ चुनाव। नहीं, मेहनत तो लगी भाई। अनंत सिंह की पैरोल में मेहनत तो लगती है सरकार को। नहीं, पैरोल की बात नहीं है, मेहनत मतलब कि आप देखिएगा कि सब जगह पे जो वोट का जिस तरह से हुआ है, वो सोचने हम लोग के लिए भी एक समीक्षा का विषय बनता है कि हमारे वोट बैंक में किस तरह से सेंध लगा, तो उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। इतनी मेहनत होनी नहीं चाहिए, हमें वहाँ से बड़े आराम से जीतना चाहिए था। तो यही कारण रहा है। तो इसमें कोई बात ही नहीं कि उनको जो अध्यक्ष से हटाया गया और इस तरह से, उन्होंने स्वयं पेशकश की है
बाहर में भी बात हुई थी सब जगह पे कि आपको कोई पेशकश हुई है? राज्यसभा में आएंगे, नीतीश मंत्रिपरिषद में आएंगे? नहीं, कोई कुछ तो बड़ा मिलेगा ही, सब छोड़ छाड़ के आए। देखिए, छोड़ छाड़ के मुझे काम करने में इंटरेस्ट रहता है। जब मैं आज तक मैं जब भी ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, कभी भी अपनी पोस्टिंग के लिए कभी किसी के पास नहीं गया, किसी के पास नहीं गया हूँ कि मुझे ये पोस्ट दे दी। फिर भी महत्वपूर्ण जिले मिले, नहीं, पूर्णिया, अब बताइए पटना, ना, अब कन्माल, बालासोर। जी, जब हम मलकानगिरी में थे उस समय की स्थिति मैं आपको बता दूं, टीवी में सीरियल चलता था कि मलकानगिरी में जिसकी पोस्टिंग हो जाती थी, घर में कोहराम मच जाता था, घर में रोना धोना होना शुरू हो जाता कि इसकी पोस्टिंग मलकानगिरी हो गई। मैं एक टीवी सीरियल में देखा, मुझे मालूम नहीं हुआ करता था, टीवी में देखा कि भाई कि पूरा घर रो रहा है, कौन पाई कि बहू माँ को कहते हैं, बहू कौन पाई रो छो, तो माँ बोलती है अरे पुअर पोस्टिंग मलकानगिरी है जाए, पुआ मतलब बेटा का पोस्टिंग मलकानगिरी हो गया। ये मैंने सीरियल में देखा, वहाँ पे ऐसी स्थिति है। मेरी पोस्टिंग तो वहाँ हुई, 3 साल में रहा, मैं एक बार भी कहने नहीं किया कि मुझे हटाया जाए। मैं खुश बहुत था, इतना बढ़िया वहाँ सीखने का मुझे माहौल लगा। 2005 से 2008 तक काम किया वहाँ पर, कभी भी एक बार नहीं पूछा। तो जो भी पोस्टिंग मुझे मिलती है, जहाँ भी मिली है, मैं खुशी पूर्वक उसी काम को करता। राष्ट्रीय महासचिव की पोस्टिंग में क्या दायित्व मिला है? राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी जब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, भरोसा जताया इतना ज़्यादा, तो मैं इस काम को क्या तय हुआ आपका? की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना नेचुरली है कि जो हमारा राज्य में जो संगठन है, चूंकि चुनाव आने वाले हैं, कितना निर्भर रहेंगे बीजेपी के संगठन पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा भी संगठन है, लेकिन जो भी है काम और मजबूती तो चाहिए ही, हमेशा उसमें काम लगा रहता है। पार्टी को मजबूत करना है राज्य के स्तर पे और देश के भी स्तर पे। आप देखिए कि हमारा प्रेजेंस होना चाहिए झारखंड में, आपका यूपी में, सब जगह पे काम करना है। चुनाव लड़ेंगे यूपी में आप लोग? पता नहीं, अभी इस पे फैसला नहीं हुआ है। और फिर संजय झा को बैलेंस भी करना है दिल्ली आके? नहीं, ये गलत टाइप की अफवाह है। संजय झा पार्टी के इतने दिनों पुराने नेता हैं, हमेशा पार्टी के हित के लिए काम किया है, उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके काम को देख करके उनको कार्यकारी अध्यक्ष, भाजपाई भी बहुत सम्मान करते हैं। लोगों ने यही कहा कि एक थोड़ा जो अरुण जेटली के ज़माने से पुल बना हुआ है बीजेपी जेडीयू का, वो बरकरार रहे और मजबूत रहे, इसलिए संजय झा का दिल्ली आना ज़रूरी था। नहीं, संजय झा जी, ये कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि भाजपा से ये उनके पुराने संबंध रहे हैं, जेटली साहब के साथ रहे हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में यदि गठबंधन की सरकार इतनी मजबूती से चल पाई है तो अरुण जेटली जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी भी थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि कितना स्मूथली सरकार चली। तो इसमें कहने में गुरेज नहीं है कि गठबंधन है तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और यदि इनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता है तो ये बेहतर है। यदि संजय झा जी रहते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पाता है तो अच्छा है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी किसी मुद्दे पे, और बात अपनी एक दूसरे का पॉइंट समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि संजय झा जी हैं तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन से चल रहा है सब चीज़। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अटकलें चलती हैं। नहीं, अटकलें देखिए, मीडिया में खबरें उड़ाई जाती है, बातें कही जाती है। हम तो 8 साल से उनके साथ रह रहे हैं। भूल जाते हैं वो चीज़ें, किसी को कुछ बोल देते हैं तो रिकॉर्ड होता है चीज़ें। ऐसी बात नहीं है। जब बात जो मैं हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं, कुछ जगह पे एकाक शब्द का इधर से हुआ, बात का बतंगड़ बना दिया। 4000 को 400 कह दिया, उसके लिए बात से बतंगड़ हो गया। परसेप्शन के गेम में पिछड़ रहे हैं क्या? हाँ, परसेप्शन तो बनाना है ना भाई। जब आप किसी को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं तो इस तरह का परसेप्शन बनाना चाहते हैं। सिर्फ इस तरह का परसेप्शन बना करके आप बिहार नहीं जीत सकते। आपको सही में काम करना पड़ेगा। आप दूसरे को डिस्क्रेडिट करके, माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं, जितनी ईमानदारी से उन्होंने काम किया है, बिहार के लिए जिया है उन्होंने, उसके लिए उतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप इस तरह से खाली झूठ मूठ का परसेप्शन बना के सोचते हैं कोई विरोधी पार्टी जीत जाए, तो ये संभव नहीं है। बिहार के लोग पहचानते हैं और नीतीश कुमार जी पे इतना विश्वास भरोसा करते हैं कि जब तक इनके हाथ में बागडोर है, बिहार में सब कुछ सही ढंग से चलता रहेगा। आपको लगता है कि ये पिछले 4-5 साल से नीतीश सरकार के समय की एक बड़ी समस्या रही है छवि का प्रबंधन? क्योंकि आपने कहा परसेप्शन विरोधी, जेडीयू ने भी यही किया ना, जब आपने कहा कि कानून का राज नहीं था, जंगल राज था, तो आप एक उस परसेप्शन को लक्ष्य कर रहे थे और उसके समर्थन में तथ्य प्रस्तुत कर रहे थे। सुशासन बाबू, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है,
ये सब परसेप्शन का एक गेम है। नहीं, आपको लग रहा है कि न्यू एज ज़माने में, एक मिलेनियल जेनजी के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में नीतीश कुमार इस परसेप्शन गेम में तेजस्वी यादव के मुकाबले, चिराग पासवान के मुकाबले पिछड़ रहे हैं? देखिए 2005 के पहले किस तरह की बिहार की सरकार थी, क्या हो रहा था, ये तो आंकड़ों का विषय है। क्या अपराध का था, अपराध का सिनेरियो क्या था जी, क्या डेवलपमेंट इंडेक्सेस थे, रोड की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति है, ये सिर्फ परसेप्शन का गेम नहीं है जी, ये सच्चाई थी। बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट किया और इस एक्सेप्टेंस के चलते ही इनको मैंडेट मिला। जब मैंडेट मिला है, इन्होंने काम किया है। आप देखिए 2010 का चुनाव, कितनी बड़ी संख्या में इनको कितनी भारी जीत मिली है। आरजेडी को मात्र 22 सीटों पे समेटा है। कहाँ गए थे विपक्ष उस वक्त? तो जरूर है, लोगों ने जब महसूस किया कि इतना काम हुआ है, तब लोगों ने इनको मैंडेट दिया है। जी। और 15 का भी हो, जो भी एक काम पे इनको वोट मिला है। जब भी हमेशा जो मुख्यमंत्री का प्लान रहता है कि हम काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, और ये जनरली अपने काम की बात बताते हैं कि मैंने ये किया, अपने काम के बात बता करके लोगों से वोट मांगते रहे। ये सदैव इनका रहा है। लेकिन जो झूठ का परसेप्शन, देखिए पहले जो है सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था जी, पहले जो है न्यूज़पेपर का चलता था, ये सब चलता था, तो आपकी पहुंच बहुत लिमिटेड रहती थी। और सीएम साहब थोड़ा ओल्ड स्कूल थॉट के हैं, ये हम लोग जो है काम करते रहेंगे, लोग अपने आप जानेंगे। बहुत ज़्यादा इस पे सोशल मीडिया पे, और कई बार उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया कि आप खाली मोबाइल ही देखते रहते हैं, ये भी कहते हैं, मीडिया में भी बात आती है जी। तो बहुत ज़्यादा जो है इसके फेवर में नहीं रहते हैं सोशल मीडिया और ये सब, क्योंकि ओल्ड स्कूल थॉट के हैं कि भाई हम काम करने के लिए हैं, बिहार के जनता के प्रति कमिटेड हैं, हम वो काम करेंगे, हम खाली मीडिया मैनेजमेंट नहीं करते रहेंगे, हम खाली सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते रहेंगे। लेकिन आज की स्थिति में ये भी आवश्यक है कि आप काम भी कीजिए और इसको पोस्ट भी कीजिए। ये बात मुख्यमंत्री जी को समझ में आ गई कि प्रचार जरूरी है? प्रचार जरूरी है, ये आवश्यक है। आप देख रहे हैं कौन सी पार्टी कर लिया उन्होंने, नहीं आपने उनको कि अब थोड़ा न्यू एज टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा ही, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, और उनका भी पोस्ट आते रहता है, ट्वीट आते रहता है कि जब भी कोई घटना आती है यूज़ करते ही हैं। लेकिन ये चीज़ पे जिस तेज़ी से लोगों ने इस्तेमाल किया, बिना काम करके, बिना झूठी बातों पे परसेप्शन बनाने की कोशिश। कौन है ये लोग? है विरोधी हैं, विरोधी लोग ये सब करते नहीं। विरोधी बदलते रहते हैं ना आपके, इसलिए मैं समझना चाहता हूँ कि आपका इशारा बीजेपी की तरफ है या आरजेडी की तरफ? नहीं, अभी तो फिलहाल आरजेडी है ना जी, फिलहाल ऑपरेटिव पार्ट है इसमें। नहीं, फिलहाल की बात नहीं है कि जो आरजेडी है वो इस तरह का परसेप्शन। अब ब्रिज कर रहे थे तो सारा कह दिया कि पैसा खा गए, ये सब कर लिया, इसी से ब्रिज गिर गया। अरे भाई, तो आप भी तो वहाँ पर थे, 17 महीने आप शासन में थे, आप भी तो उस विभाग के मंत्री थे जिस विभाग में ब्रिज गिरा। आपने कौन सी नीति बना ली? आपने तो कोई नीति नहीं बनाई। हम लोग तो पहले से ही ब्रिज का मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया रोड कंस्ट्रक्शन में, और उसके बाद फिर इसको और फर्दर लागू कर रहे हैं। इस बार जो है ग्रामीण पथ विभाग में उस तरह का मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं। तो आप जब थे तब तो कुछ नहीं किया, और जब आप सरकार से बाहर हैं, एक फोटो दिखा करके फिर कहा कि सब खा लिए, सब ये हो गया। तो आप जब थे तो हम तो ये कहते हैं कि भाई कि जब आपकी सरकार थी, आपके माता पिता की सरकार थी, तब कितने ब्रिज बने थे? कुछ ब्रिज बना भी था, कुछ सड़कें बनी भी थी जो गिर सकी है। जब कुछ बना ही नहीं, जब पूरा खंडर ही रहे, तो क्या गिरेगा? जब इतने सालों में इतना ब्रिज, आप कोई भी किसी भी व्यक्ति को भेज दीजिए बिहार, कहीं भी जाने आने में क्या सुविधा होगा? जब सब कुछ हुआ है और एक स्पेसिफिक कारण के कारण गिरा है, तो आपने परसेप्शन बनाने की कोशिश की। तो ये मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से कर करके झूठी बात को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा लोग विश्वास रखते हैं, वो सही नहीं है। अभी भी एक अणे मार्ग की सुबह वैसी ही होती है, वो एक गजीबो है, सीएम वहाँ बैठ जाएंगे, फिर सब लोग एक करके अधिकारी, कुछ पत्रकार, कुछ नेता लोग आएगा, अखबार बिखरे होंगे, या कुछ मंजर बदल गया है? नहीं, देखिए वैसा तो देखिए सीएम का हमेशा बहुत फिक्स रूटीन रहता है और काफ़ी स्टेबल रूटीन रहता है उनका। तो सुबह में जाते हैं, अपना योगा करते हैं, ये सब करते हैं, सब वॉकिंग करते हैं, ये सब करते हैं, ये उनके रूटीन का पार्ट है और इतने दिनों से वो करते आ रहे हैं। और उसके बाद जो बैठते हैं, जिस तरह का सरकारी काम होता है, हर दिन का काम निर्धारित रहता है, निर्धारित काम को करते हैं आराम से। जो इस तरह की फाइलें हैं, आज मीटिंग है, ये करना है, वो करना है, तो सब चलते रहता है। वो पहले से निर्धारित हो जाता है कि किस दिन क्या करना है, कैसे करना है। और बीच बीच में जैसे जैसे परिस्थिति आती है उस पर डिस्कशन होता है, उसको रिएक्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं।
जैसे नई परिस्थिति आई और नए बजट में बिहार को सौगातें मिली। नहीं, बिहार के साथ जो अन्याय हुआ है, जितना जो आप देखिए बिहार के साथ जितने भी मेजर मिनरल्स हैं, चाहे आयरन ओर हो, चाहे कोयला हो, अनडिवाइडेड बिहार की बात करें, 2000 पहले की बात करें, तो सारे मेजर मिनरल्स यहाँ पे थे। लेकिन फैक्ट्रियाँ कहाँ लगी? फैक्ट्रियाँ वेस्ट कोस्ट में लगी, दूसरे जगह लगी, दूसरे राज्यों में लगी। कारण क्या था? ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात होती है। आज भी इंडस्ट्री की जब बात होती है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ ए प्लेस होता है जी, कि कहीं पे यदि आप जो फैक्ट्री लगा रहे हैं उसका क्या एडवांटेज है, क्यों हम वहाँ लगाएंगे। तो एक पर्टिकुलर बात होती है कि यदि अब कोयले का जैसे हमको पावर प्लांट लगाना है तो हम चाहेंगे पिट हेड पे लगे, जहाँ पे कोयला है वहीं पे लगे, ताकि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये इफेक्टिव होगा। इकोनॉमी इसको प्रमोट करती है, ये इकोनॉमी में इफिशियंसी को प्रमोट करता है। लेकिन जब आप फ्रेट इक्वलाइज कर देते हैं तब कहीं भी लगाइए, कोयला उसी रेट पे मिल रहा है, आप दूसरी जगह लगाएंगे, क्या ज़रूरत है कि पिट हेड पे लगाएं। तो जिस समय पे इंडस्ट्री सिर्फ बिहार में लगनी चाहिए थी, उस समय केंद्र सरकार ने इस तरह की पॉलिसी ला करके बिहार के साथ बहुत भेदभाव किया। जो फैक्ट्रियां यहाँ लगनी चाहिए थे दूसरे राज्यों में लगी, और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, जिससे कारण जो बिहार में उद्योग लगने थे वो पिछड़ गया। सिर्फ टाटा का छोड़ दीजिए, जो प्री इंडिपेंडेंस था टाटा में लगा था उस वक्त। इंडिपेंडेंस के बाद कितनी फैक्ट्रियां लगी? बहुत कम लगी। जो नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता, जो लगता है ऐसे, वो नहीं मिला बिहार को लाभ। और उसके कारण क्या हुआ कि इतने दिनों से ऐसे चलते रहा, बिहार पिछड़ गया। बीच में 15 साल का और मिस गवर्नेंस आया, जिसमें तो और जो भी हालत बिहार खराब हो गई। अब हम लोग जब कितना गड्ढे में बिहार था, जब रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, आपकी बिजली नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, उसको लाने में ऊपर से सारे जगह रोड कंस्ट्रक्ट कराना, सब जगह ब्रिजेस बनाना, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, बिजली की व्यवस्था करना, कितना रिसोर्स की आवश्यकता रही हो। जो बजट कभी बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, हमेशा लैंड पार्सल की कमी का रोना रोया जाता है। नहीं, लैंड पार्सल की बात नहीं लग रहा है। देखिए, 18 की बात कर रहा हूँ कि 18 में बिजली हम लोगों ने सब जगह पहुँचा दिया। 2018 तक हर घर तक बिजली कार्यक्रम में हम लोगों ने पहुँचा दिया। एक बिजली ऐसा इनपुट था, जैसे पहले जो बात होती थी वो बात होती थी कि कुछ नहीं, ना सड़क है ना बिजली है। आप बताइए कौन सी इंडस्ट्री बिना बिजली की लग सकती है? जनरेटर पर कोई बिजली लगता है, कोई इंडस्ट्री लगती है, कोई जनरेटर बेस्ड इंडस्ट्री तो होता नहीं। आपको कुछ भी स्टार्ट करता हूँ इंडस्ट्री, तो सबसे पहला इनपुट है रिक्वायरमेंट बिजली का। बिजली कनेक्शन आपको कितना जल्दी मिलता है? आज इफिशियंसी की बात करते हैं कि कोई स्टेट कितना जल्दी कनेक्शन देता है, ये इफिशियंसी की बात होती है। तो बिहार में स्थिति जो है 18 के बाद से बदली उस तरह से कि सब जगह हम लोगों ने बिजली अवेलेबल कराया। अब उसके बाद देखिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपने आप देखिए गांव में एसी लग रहा है, फ्रिज रख रहे हैं लोग हर तरह का, तो उसका जो है मेंटेनेंस के लिए, ये सब के लिए वहाँ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। आप जगह जगह देख रहे हैं, कई दूर इलाके में भी बड़ी इंडस्ट्रीज तो है ही नहीं, इसीलिए इतना बड़ा माइग्रेशन है। ना बड़ी इंडस्ट्रीज है, ना बड़े पैमाने पे इंजीनियरिंग कॉलेज। ये जरूर बात है कि पहले से ये चीज, ये हिस्टोरिकल रीजन है। जो मैंने बताया आपको, पहले से जो इंडस्ट्री लगना चाहिए था वो लगा नहीं। हाउ मच टाइम वन नीड टू करेक्ट हिस्टोरिकल मिस्टेक्स सर? हमको लगता है कि जैसे जो बिजली के आने के बाद से जो अभी जो 3-4 साल 5 साल में बीच में कोरोना का पीरियड, लगता है 10-15 साल में काफ़ी स्थितियां बदल जाती। कोई भी चीज़ में, मैं उड़ीसा का एग्जांपल लेता हूं, 2010 तक वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं था। आज 15 साल के बाद देख लीजिए कि उड़ीसा में काफ़ी इंडस्ट्री है सब। हमारी इस लंबी बातचीत का आखिरी सवाल, नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है जेडीयू में? क्या मनीष वर्मा है? देखिए, ये बात पे मैं पहले भी बोला कि न्यूज़पेपर में, मीडिया में ये सब खबरें चलते रहती कि राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात। समाधान यात्रा में आप जा रहे हैं, सब जगह आप सक्रिय हैं, हर मीटिंग में उनके साथ राजनीतिक आप मौजूद हैं, वीआरएस लेके आप आए हैं, नालंदा से आप आते हैं, आपके आलोचकों के मुताबिक सजाती आप हैं, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी वो भी बीटेक डिग्रीधारी, आप भी बीटेक डिग्रीधारी, दोनों लोगों के पिताजी वैद्य और डॉक्टर हैं। पहनावा भी एक जैसा ही हो गया है अब तो, वही चप्पल, वही कुर्ता पजामा, वैसे ही खिचड़ी बाल, वैसे ही चश्मा। तो लोग तो साम्यता निकालने बैठते हैं तो एक लंबी लिस्ट गिना देते हैं। ये साम्यता निकालने वाली बात, ये सब तो है। देखिए, साथ में एक जिले में हुए, पैदा लिए, कॉन्स्टिट्यूंस है, पैदा लिए हैं, पढ़ाई की,
सर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। डिफरेंस यहाँ पे है। देखिए ये डिफरेंस जब आप सोच लेते हैं कि प्रूव करना ये पॉइंट को, तो आप आर्गुमेंट ढूंढ लेते हैं पीछे में। समर्थक खोजते रहते हैं ये इस आर्गुमेंट, तरह का मनीष भैया argument- ही है नीतीश की गाड़ी को आगे ले इस जाने। तरह से आर्गुमेंट ढूंढ लेते हैं, जी, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी कह ले कौन हो सकता है उत्तराधिकारी, फिर? नहीं हमको नहीं मालूम है। ये पार्टी जिस समय होगा, जिस समय दायित्व होगा। अभी तो हमारे नेता हैं, उनके रहते कोई और दूसरा सोच भी कैसे कर पर सकता है। ग्रूमिंग भी तो की जाती है ना सक्सेसर की। देखिए वो चीज़ें राजनीति में हर तरह का चीज़ है, ऐसे करके कोई बढ़ाया नहीं जाता। आप जब भी देखिएगा, जब परिस्थिति बनती है, लोग आते हैं सामने, उस तरह का लीडरशिप प्रकट हो जाता है, और चले भी जाते हैं। चले भी जाते हैं। सब तरह का राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। कब कौन आएगा, कब जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। उत्तराधिकारी कहीं बने, कहीं खत्म हो गए, खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं ऐसा रहता। बस यही जो आपकी समझदारी है, हाँ। आपको उनका प्रिय बनाती है कि उत्तराधिकारी कई आए, कई चले गए, खत्म हो गए, ज्यादा आगे की ना सोचो। कुछ नहीं सोचना है, काम करना है। हमको जो जिम्मेदारी मिली है उसको सही ढंग से, जो उन्होंने भरोसा दिया उसको काम को पूरा करना है। कहाँ ये सब पचड़े में पड़ते रहें, क्या मिलना है। राजनीति में मैं इतना ही समझता हूँ, मैं इतना दिन का जो छोटा सा अनुभव थोड़ा सा है, कि राजनीति में कुछ नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करना है। आप जनता का सम्मान करो, वो आपका सम्मान करेंगे, और कुछ नहीं मिलना है। मिलना है नहीं मिलना है जनता तय करेगी, बिहार की देगी अपना जनादेश। जब भी इस तरह के मौके आएंगे हम आपके बीच हाजिर रहेंगे। बाकी उस्ताद जी ने एक बड़ी ज़रूरी बात कही है कि राजनीति में किसी की संभावनाएं खत्म करनी हो तो उसकी संभावनाओं की सार्वजनिक चर्चा शुरू कर दो। और यदि वाकई महत्वाकांक्षा तुम्हारे भीतर है, ये उस्ताद का दूसरा बयान था, तो अपने मन को भी ठीक से पता नहीं चलने दो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है। राजनीति को समझने का ये सिलसिला चलता रहेगा, जमघट का सिलसिला चलता रहेगा। मनीष वर्मा जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सौरभ जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।